लूक्रस मुस्कुराया क्योंकि आखिरकार उसे कुछ आसान क्वेस्ट मिल रहे थे। इससे पहले एक अमर विशालकाय जीव को भर्ती करने से लेकर 5 स्टार ग्रह पर जाने और एक स्थायी मेहमान जिला बनाने जैसे कामों तक लूक्रस को हमेशा अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा मुश्किल काम मिलते रहे थे। लेकिन हाल ही में आखिरकार उसे कुछ अच्छे काम मिले थे। उसने अपना सिर हिलाया, इस उम्मीद को मन से निकाल दिया कि उसकी किस्मत सुधर रही है, और अपने इनामों की ओर देखा। फायर टेम्पल एक ऐसी इमारत जहां उग्र स्वभाव वाले देवताओं को ठहराया जा सकता है, हालांकि दूसरे लोग भी यहां आ सकते हैं। इसमें एक दिव्य प्राणी के लिए जरूरी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इसे बेहद गर्म वातावरण में ही बनाया जाना चाहिए। श्रमिकों की नई क्लास अनलॉक हुई, ड्रेकोनियन अपोस्टल। ड्रेकोनियन अपोस्टल एक प्रकार का कीट जो केवल सबसे खतरनाक वातावरण में पाया जाता है। ये बेहद बहुमुखी होते हैं और अपनी जान बचाने की जरूरतों के हिसाब से अपने शरीर की बनावट को आसानी से बदल सकते हैं। एक शक्तिशाली लेकिन सीधे साधे स्वभाव वाली प्रजाति। जब तक इन्हें सेवा करने के लिए कोई स्वामी या प्रचार करने के लिए कोई विचारधारा नहीं मिल जाती, तब तक इनका जीवन अधूरा ही रहता है। यह एक हैरानी की बात थी। लूक्रस हमेशा से जानता था कि आखिरकार वह ऐसे श्रमिकों को काम पर रखेगा जो इंसान नहीं होंगे, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उन्हें ढूंढने की पहल उसे खुद ही करनी पड़ेगी। सच कहूं तो वह इंसानों के साथ इतना घुल मिल गया था कि उसे दूसरी प्रजातियों को काम पर रखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। असल में उसे कुछ हद तक ये भी लगता था कि सराय मालिक के तौर पर उसकी पहचान इंसानों या कम से कम इंसानों जैसी दिखने वाली प्रजातियों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हिनाली लोगों ने भी उससे मिलने के लिए इंसानों जैसे ही प्रतिनिधियों को भेजा था। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ सोच भी पाता, सिस्टम ने उसे एक नई प्रजाति, या जैसा कि सिस्टम ने इसे नाम दिया था, श्रमिकों की एक नई श्रेणी दे दी थी। उसने 5000 मेगापिक्सल्स खर्च करके एक ड्रेकोनियन अपोस्टल खरीदा ताकि वह देख सके कि वे दिखते कैसे हैं और उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। अब तक उसे बस इतना ही समझ आया था कि वे किसी तरह के कीड़े हैं, लेकिन उसने मन में जैसी कल्पना की थी और जो चीज असल में उसके सामने प्रकट हुई, वे दोनों बिल्कुल अलग थीं। उसके सामने 3 फुट लंबी एक मधुमक्खी प्रकट हुई, जिसने वही खास तरह का सूट पहन रखा था जो मिडनाइट इन के सभी कर्मचारी पहनते थे। उसके पीले रोएदार शरीर की वजह से वो सूट बहुत ही मुलायम और आरामदायक लग रहा था, और उसके सिर के दोनों तरफ बनी 2 विशाल आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह हर समय किसी प्यारे पिल्ले की तरह मासूम नजरों से ही देख रहा हो। जब वो उसके सामने हवा में मंडरा रहा था तो उससे एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन असल में वह आवाज काफी सुखद थी। नमस्ते सराय के मालिक, उसके दिमाग में एक प्यारी बच्चों जैसी आवाज गूंजी। नमस्ते, लूक्रस ने जोर से जवाब दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो दूर उसे सुन पा रहा है। अपना परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरा नाम फ्रेडरिक है। मैं ज्यादातर बुनियादी शारीरिक और आध्यात्मिक काम कर सकता हूँ, और बहुत ज्यादा अस्थिर जगहों पर मजबूत ढांचे बनाने में मुझे अपनी जाति का एक खास फायदा मिलता है। अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसी सामान्य जलवायु वाली जगहों पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मेरे लिए वे जगह सबसे अच्छी है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, रेडियोधर्मी विकिरण, तेज बिजली वाले बादल वगैरह हों। जरूरत के हिसाब से मैं अपना आकार बदल सकता हूँ ताकि मैं अपने आसपास के माहौल और काम के हिसाब से ढल सकूं। मेरी जाति का विकास पूरी तरह से उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं। हम जितने ज्यादा उथल पुथल वाले माहौल में खुद को ढाल पाएंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जाहिर है हमारे विकास के लिए उस माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऊर्जा स्थिर ही हो। असल में अगर वो ऊर्जा थोड़ी बहुत हिंसक भी हो तो हमारे लिए और भी अच्छा है। तो ये तो खुद को तकलीफ देकर खुश होने वाली मधुमक्खियों की एक जाति है, लूक्रस ने मन ही मन सोचा। जरा इस गहरी खाई पर नजर डालो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम वहां जिंदा रह पाओगे? लूक्रस ने पूछा, और साथ ही उसने उस लगातार बढ़ते हुए लावा के तालाब की तरफ इशारा किया। फ्रेडरिक ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, और यहाँ तक कि वो उड़कर उस खाई के अंदर भी चला गया ताकि हर चीज को ठीक से देख परख सके। चूंकि वो ड्रैकोनियन दूध एक बिल्कुल ही अलग जाति का प्राणी था, इसलिए लूक्रस उसके चेहरे के हाव भाव नहीं पढ़ पा रहा था। सच कहूं तो वो उसके चेहरे के हाव भाव पहचान ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ये बता दिया कि जब वो उड़कर वापस आया तो वो खुशी और उत्साह से लबालब भरा हुआ था। ये जगह मेरे लिए एकदम सही है, यहाँ रहने से मेरी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, उसने कहा, अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पाते हुए। ठीक है, तो फिर जब भी इस इलाके में कोई मेहमान आएगा तो उनकी जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लूक्रस ने तय किया, और फ्रेडरिक का साथ देने के लिए उसने उनमें से कुछ और लोगों को बुला लिया। ये काम पूरा करने के बाद लूक्रस ने फायर टेम्पल को भी उस खाई के अंदर ही रखने का फैसला किया। पता चला कि वह खाई इतनी बड़ी थी कि उसमें एक प्राचीन मस्जिद जैसी इमारत आसानी से समा सकती थी, जिसके चारों कोनों पर ऊंची मीनारें थीं और बीच में एक नुकीला गुंबद था जो असल में मंदिर का मुख्य हिस्सा था। लूक्रस लावा की गर्मी के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहता था, हालांकि वैसे भी वो उस गर्मी से सुरक्षित ही रहता, इसलिए उसने बस मंदिर को स्कैन करके ये देख लिया कि वो अंदर से कैसा दिखता है। ये सोचकर कि इसमें वो सब कुछ होगा जिसकी जरूरत देवताओं को पड़ती है, उसे उम्मीद थी कि अंदर कुछ कमरे और सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन उसे वहां बस मंदिर के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई कई वेदियां ही दिखाई दी। इसके अलावा वो मंदिर बहुत ही सादा था और ज्यादातर सजावट की चीजों से ही भरा हुआ था। पिछले कई घंटों से अपने सभी कर्मचारियों से मिलते जुलते रहने की वजह से लूक्रस को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कुछ दूसरे कामों को निपटाने का फैसला किया जो उसका इंतजार कर रहे थे। इनमें सबसे जरूरी काम था हेनाली के प्रतिनिधियों द्वारा उसके लिए छोड़े गए तोहफों को देखना। वहां एक चिट्ठी थी जिस पर सीधे हेनाली शब्द उभरे हुए थे। साथ में एक छोटी सीलबंद पुस्तिका थी जिसमें कुछ नियम कायदे लिखे थे, और उसके बगल में एक छोटी लकड़ी की पेटी थी जिसमें उसके लिए कोई तोहफा रखा था। ऐसे सरकारी कामकाज उसके नए दफ्तर में ही करना सबसे सही रहता, इसलिए वो वापस अपने दफ्तर में चला गया और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मैरी से उन्हें खोलने की कोशिश करने को कहा था, लेकिन वो उन्हें खोल नहीं पाई थी। इस बात की काफी संभावना थी कि लूक्रस भी उन्हें खुद न खोल पाए, लेकिन ये तो कोशिश करने पर ही पता चलता। एक पल सोचने के बाद उसने सबसे पहले उस चिट्ठी की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो सीधे उसी के नाम पर थी। शायद वो हेनाली सभा का न्योता था, अब वो सभा चाहे जो भी रही हो।
उसने किसी नाटकीय पल का इंतजार नहीं किया और चिट्ठी हाथ में आते ही उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कुछ भी नहीं हुआ। चिट्ठी नहीं खुली। लूक्रस अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गया और माथे पर बल डालकर सोचने लगा कि वह इसे क्यों नहीं खोल पा रहा है। शायद इसलिए कि वे उसे एक डाउनलॉर्ड समझते थे और इसे खोलने के लिए उसे सचमुच एक डाउनलॉर्ड जितनी ही ताकत की जरूरत थी। ये तक काफी हद तक सही लगता था, और अगर ऐसा ही था तो ये चीजें लंबे समय तक यूं ही अछूती पड़ी रहेंगी, अगर कभी दोबारा उन्हें छुआ भी गया तो भी। जब वो सोच विचार कर रहा था तो उसकी नजर मेज पर रखी दूसरी चीजों पर पड़ी और उसने पत्र खोलने वाला औजार देखा। कहीं ऐसा तो नहीं। लूक्रस ने मेज पर रखी सभी चीजों को बारीकी से देखा, क्योंकि इससे पहले उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। उसने चमड़े की जिल्द वाली उस डायरी से शुरुआत की, लेकिन पाया कि वो असल में कोई डायरी थी ही नहीं। मिडनाइट इन का लेटरहेड एक सराय, और वह भी इतनी प्रतिष्ठित, बिना सही स्टेशनरी के भला कैसे हो सकती है। इस मिडनाइट लेटरहेड का इस्तेमाल इनकीपर द्वारा ऐसे सरकारी पत्र या संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है जिन्हें सराय के बाहर भेजना हो। इन पत्रों में इनकीपर की अपनी एक विशेष ऑरा समाई होगी। इनकीपर का कलम, इनकीपर का हर एक शब्द 100 दुनियाओं के बराबर कीमती होता है। इस कलम से कुछ भी लिखने पर उन शब्दों में इनकीपर की अपनी विशेष आभा समा जाएगी। स्याही पात्र जिस माध्यम से शक्ति का संचार होता है, वो माध्यम भी स्वयं में शक्तिशाली होना चाहिए। इस स्याही से लिखा कोई भी शब्द कभी भी गलत समझा नहीं जा सकता, उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकता, और नहीं उसे तोड़ मरोड़ कर लेखक के इरादों से अलग कोई और मतलब दिया जा सकता है। सराय मालिक का पत्र खोलने वाला, लेटर ओपनर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मित्र भी प्रतिष्ठित ही होने चाहिए। ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच होने वाले लेन देन में उचित शिष्टाचार का पालन होना जरूरी है। ये पत्र खोलने वाला यंत्र सराय मालिक के ऑरा का उपयोग करके उन पत्रों और पैकेजों को खोलता है जो सराय मालिक के नाम पर आए होते हैं, ताकि प्राप्तकर्ता की पहचान की पुष्टि की जा सके। सराय मालिक के बिजनेस कार्ड हर कोई हर समय हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। ये बिजनेस कार्ड अपने साथ सराय मालिक की ऑरा लिए रहते हैं, और जब इनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो सराय मालिक की चेतना से जुड़ा हुआ एक अस्थायी क्लोन प्रकट हो सकता है। सराय मालिक इस क्लोन को उन लोगों के पास भेज सकता है जिनसे वो बातचीत करना चाहता है। लूक्रस इन चीजों को देखकर सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। ये ऐसी चीजें थी जिनका जिक्र अब तक बिल्कुल भी नहीं किया गया था। सराय मालिक के तौर पर उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए ये चीजें सचमुच बहुत उपयोगी थी, लेकिन सिस्टम ने अब तक इनके बारे में बताने की जहमत ही नहीं उठाई थी। या शायद ये चीजें उसके नए दफ्तर का ही एक हिस्सा थी, और इसीलिए सिस्टम ने उसे इनके बारे में अलग से कोई सूचना नहीं दी थी। खासतौर पर उन बिजनेस कार्ड्स को देखकर तो लूक्रस का दिमाग ही चकरा गया। उनके जरिए उसे सराय मालिक के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने के लिए कई नए और संभावित विकल्प दिखाई देने लगे थे। हेनाली लोगों ने उसे किसी तरह की सभा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन सच कहूं तो लूक्रस का वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। वहां जाने से उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी, और शायद उसके सिस्टम के भी पकड़े जाने का खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन अब इन क्लोन्स की मदद से वो वहां जाने के विकल्प पर विचार कर सकता था। वो किसी ऐसे व्यक्ति पर सराय वाले का बिजनेस कार्ड आजमाने का मौका ढूंढता जो ज्यादा ध्यान खींचने वाला ना हो, ताकि उसकी क्षमताओं और सीमाओं को परखा जा सके। लेकिन अभी के लिए उसके पास एक और चीज थी जिसे वह आजमाना चाहता था। उसने पत्र खोलने वाला चाकू उठाया और किसी नाटकीय पल का इंतजार किए बिना उसका इस्तेमाल करके पत्र खोल दिया। मोम की मुहर आसानी से हट गई और लिफाफा अपने आप खुल गया, जिससे एक ही पन्ना सामने आया जो अपने आप हवा में तैरने लगा। लूक्रस को जो यूनिवर्सल लैंग्वेज कन्वर्टर मिला था, उसकी वजह से वो लगभग हर उस भाषा को आसानी से पढ़ और लिख सकता था जिसका सामना उसने कभी किया था। असल में इसी वजह से वो क्रेवन से बातचीत कर पाया था। लेकिन जब उसने पत्र पर लिखी भाषा देखी, पन्ने पर बनी वो खूबसूरत बैंगनी लिखावट, तो उसे तुरंत दो बातें समझ आ गईं। पहली, चाहे उसके पास लैंग्वेज कन्वर्टर हो या ना हो, वो इस पत्र में लिखी हर बात को समझ पाएगा। दूसरी, अगर उसे कभी सराय वाले के तौर पर कोई पत्र लिखना पड़ा तो उसे खुद भी थोड़ी बहुत लिखावट, कैलीग्राफी सीखनी पड़ेगी। अपने मन के भटकाने वाले विचारों को एक तरफ रखकर लूक्रस ने पढ़ना शुरू किया। आदरणीय सराय वाले, ओरिजिन दायरे में आपकी मौजूदगी और गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है और उन्हें स्वीकार किया गया है। हेनाली समुदाय आपको धन्यवाद देना चाहता है कि आपने अपना कारोबार शुरू करने के लिए ओरिजिन दायरे को चुना। साथ ही वे आपको हर 100 साल में होने वाली हेनाली सभा में आमंत्रित करना चाहते हैं, जहां आप अन्य प्रभावशाली और समान सोच वाले लोगों से मिलजुल सकेंगे। अगर आप हेनाली सभा से परिचित नहीं हैं, तो जान लें कि यह एक ऐसी सभा है जिसमें ओरिजिन दायरे के उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है जिन्होंने दाव को छुआ है और जो हेनाली समुदाय के संरक्षण में है, ताकि वे एक साथ मिलकर मौजूदा घटनाओं पर चर्चा कर सकें। इस सभा में शामिल होने के लिए किसी भी तरह की संबद्धता की जरूरत नहीं होती, और इसमें शामिल होने वाले लोग अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं। हेनाली सभा ही वह एकमात्र माध्यम है जिसके जरिए कोई दाव लॉर्ड हेनाली दरबार में शामिल होने का अनुरोध कर सकता है और अन्य जरूरी व संबद्धता आधारित कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकता है। ये पत्र सभा में प्रवेश करने की चाबी का भी काम करता है, और इसे केवल सभा शुरू होने के पहले घंटे के दौरान ही सक्रिय किया जा सकता है। हेनाली समुदाय आपकी उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार करेगा। इकट्ठा होने का समय 104 घंटे 33 मिनट 59 सेकंड। लूक्रस ने उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा और जितनी हो सके उतनी जानकारी निकालने के लिए उसका विश्लेषण किया। जब उसने वहां जाने की संभावना और उससे जुड़े सभी जोखिमों के बारे में सोचा तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। अगर उसे खुद वहां जाना पड़ता तो वह एक बहुत ही सीधे सादे कारण से किसी डाउ लॉर्ड से मिलने का जोखिम कभी नहीं उठाता। यह अंदाजा लगाने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी कि डाउ लॉर्ड का क्षेत्र उस क्षेत्र से भी कहीं ऊंचा था जिसमें बास्टेट थी, क्योंकि उसकी साधना को केवल डेमी डाउ लॉर्ड का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अब जब उसे पता चल गया था कि ऊंचे दर्जे के साधक उसके सिस्टम का पता लगा सकते हैं, तो वो उनसे जितना हो सके दूर रहने के लिए ज्यादा इच्छुक था। लेकिन उस बिजनेस कार्ड ने उसे एक संभावित हल सुझाया। चूंकि इनकीपर का ऑरा उस सिस्टम के जरिए ही पैदा हो रहा था, इसलिए उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि वह उस सारी शक्ति की नकल कर सकता है जिसे लोगों ने सराय वाले से जोड़ रखा था।
और चूंकि यह आयोजन हेनाली के संरक्षण में होने वाला था, चाहे वे कोई भी हो या कुछ भी हो, इसलिए उसे अपने चेतना क्लोन, कॉन्शियसनेस क्लोन पर हमला होने या उसकी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल होने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। वो बहुत ज्यादा ललचा गया था और उसका वो सामान्य लालच जो आमतौर पर छिपा रहता था, एक बार फिर अपना बदसूरत सिर उठाने लगा। यह एक बहुत बड़ा अवसर होता और वो इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन साथ ही वो बहुत बड़ा जोखिम भी उठा रहा था। इसके अलावा वो सभा जो हर 100 साल में केवल एक बार होती थी, अब से ठीक 4 दिन से कुछ ज्यादा समय बाद होने वाली थी। फिर भी समय किसी का इंतजार नहीं करता और उसे एक फैसला लेना था जिसके लिए उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे थे। लूक्रेस ने अपना सिर उन 2 दूसरी चीजों की ओर घुमाया जिन्हें हेनाली के प्रतिनिधियों ने पीछे छोड़ दिया था। लकड़ी का वो संदूक जाहिर तौर पर एक तोहफा था, लेकिन दूसरी चीज हेनाली के नियमों की एक प्रति थी। चाहे वो वहां जाए या न जाए, उन नियमों को पढ़ने से उसे बहुत फायदा होता, क्योंकि वे ब्रह्मांड के बारे में या कम से कम ओरिजिन क्षेत्र के बारे में उसकी समझ को और भी ज्यादा बढ़ा देते। उसने बैंगनी रंग का 4 कोनों वाले पिरामिड जैसा क्रिस्टल उठाया और उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने अपने लेटर ओपनर के जरिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रिस्टल में प्रवाहित किया और देखो, क्रिस्टल चटक गया और ऊर्जा की एक धारा लूक्रेस के दिमाग में बह गई। उसकी याददाश्त में घुलने मिलने के बजाय उसके दिमाग में एक तरह की किताब उभर आई जिसे वो किसी भी समय खोलकर पढ़ सकता था, सिर्फ इसलिए कि वो किताब उसके दिमाग में थी। इसका मतलब यह नहीं था कि लूक्रेस को सारी जानकारी रटी हुई थी, बल्कि इसका मतलब यह था कि लूक्रेस की पढ़ने की गति असाधारण रूप से तेज हो जाएगी। उत्सुकता से भरा हुआ लूक्रेस उन नियमों को पढ़ने लगा और आखिरकार उसे कई बातें समझ आने लगी। उसी समय लूक्रेस को आखिरकार यह भी समझ आ गया कि हर कोई हेनाली से इतना डरा हुआ क्यों था। जिस तरह इंसान, शैतान और ड्रैगन अलग अलग नस्लें थी, उसी तरह हेनाली भी असल में एक नस्ल का नाम था। इस किताब में उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि यह यहाँ के नियमों से पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन एक बात जो बताई गई थी वो ये थी कि यह पूरा विशाल ओरिजिन क्षेत्र, जिसे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान पहले पूरा ब्रह्मांड समझते थे, न कि कई क्षेत्रों में से सिर्फ एक, असल में उन कई क्षेत्रों में से सिर्फ एक था जिन पर हेनाली का राज था, और उनके नियम उन सभी क्षेत्रों में लागू होते थे जो उनके अधिकार में थे। इसके अलावा ओरिजिन क्षेत्र में किसी भी सभ्यता से जुड़े मामले में डाओ लॉर्ड्स के शामिल होने पर जो रोक लगी थी, उसका कारण बहुत ही सीधा साधा था। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी का अमर क्षेत्र क्रिस्टल क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्तर था, उसी तरह डाओ लॉर्ड क्षेत्र भी ओरिजिन क्षेत्र के प्राकृतिक सबसे ऊंचे स्तर से भी एक कदम ऊपर था। अगर वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो वे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर देते। आखिरकार चूंकि ओरिजिन क्षेत्र की उम्र जाहिर तौर पर सिर्फ 19 अरब साल थी, इसलिए वह अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि वह इतने ऊंचे स्तर के जीवों के अस्तित्व को स्वाभाविक रूप से संभाल सके। जैसे जैसे लूक्रेस इन नियमों के बारे में और पढ़ता गया, उसके रोंगटे और ज्यादा खड़े होते गए। ओरिजिन क्षेत्र के ठीक बीचों बीच जमीन का एक ऐसा विशाल टुकड़ा मौजूद था जिसका आकार अकल्पनीय रूप से बड़ा था। इसे कोई ग्रह नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि भला कोई ग्रह इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उसके सामने पूरी की पूरी आकाशगंगाएं भी छोटी नजर आने लगे। फिर भी अपने इस विशाल आकार के बावजूद, जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता था, कम से कम जैसा कि पृथ्वीवासी विज्ञान को समझते हैं, जमीन का ये टुकड़ा पूरी तरह से स्थिर अवस्था में मौजूद था। यहाँ जीवन पनपता था, यहाँ की जलवायु बेहद समृद्ध और विविध थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद थी कि अक्सर यहाँ पानी के बजाय तरल ऊर्जा की बारिश होती थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अपने इस विशाल आकार के बावजूद, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त होनी चाहिए थी कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो, इसका पूरे ओरिजिन क्षेत्र पर गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन ये सिर्फ इस जमीन के टुकड़े का आकार ही नहीं था जो हकीकत और कल्पना दोनों को ही चुनौती देता था। इस विशाल टुकड़े से अंतरिक्ष की ओर 6 विशाल जंजीरें निकली हुई थीं। इन जंजीरों की हर एक कड़ी इतनी बड़ी थी कि वह पूरे के पूरे सौरमंडल से भी कहीं ज्यादा विशाल थी। मानो इतना ही काफी न हो, इन जंजीरों की हर एक कड़ी ने अपनी खुद की एक अलग जलवायु भी विकसित कर ली थी और उन पर अनोखे किस्म के जीव जंतुओं और ऐसी नस्लों ने जन्म लिया था जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन ये सब महज एक इत्तेफाक ही था। उन जंजीरों का असली मकसद पट्टे की तरह काम करना था, और जिस चीज को वे जंजीरों से बांधे हुए थी, उसे देखकर कोई भी ऐसा व्यक्ति हैरान रह जाता जो इस ब्रह्मांड को जरा भी समझता हो। उस विशाल पिंड के चारों ओर 6 ब्लैक होल मंडरा रहे थे। वे ब्रह्मांड की हर चीज को अपनी ओर खींच रहे थे, फिर भी साथ ही वे उस जमीन के टुकड़े से दूर भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मानो उनमें किसी तरह की चेतना हो। बदकिस्मती से उन्हें अपनी जगह पर रोके रखने वाली जंजीरों पर उनकी जबरदस्त ताकत का जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। उस जमीन के टुकड़े पर कहीं एक मंदिर था, जिसमें एक पक्षी, जो देखने में पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा से बना लग रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था। वो पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि मानो पूरी दुनिया भी उसे उन ब्रह्मांडीय रहस्यों से भटका नहीं सकती थी जिनका वो आनंद ले रहा था। तभी ऊर्जा का एक जोरदार झोंका उससे टकराया। वो अपने बैठने की जगह से नीचे गिर पड़ा और उसका ध्यान भंग हो गया। वो वाहियात बकवास पढ़ना बंद करो और अपने काम पर वापस लगो, एक अलौकिक आवाज गूंजी। एक और संदेश पत्र खुल गया है, और इस तरह एक और डाओ लॉर्ड की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। सभा भवन में एक और कुर्सी लगाओ और पता लगाओ कि यह नया डाओ लॉर्ड कौन हो सकता है। साथ ही ये भी पता करो कि क्या वह हेनाली चैंपियंस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। सट्टेबाजी का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए अगर कोई नया प्रतियोगी आया है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। ऊर्जा से बने उस पक्षी ने बस अपनी आंखें घुमाई और एक गहरी, थकी हुई सांस लेते हुए उस आवाज के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। अगर कोई जानकार व्यक्ति उस पक्षी को देखता तो वह डर के मारे अपनी सुध बुध खो बैठता, क्योंकि यह पक्षी ओरिजिन लोक में बचे हुए गिने चुने फीनिक्स पक्षियों में से एक था, और फिर भी यहाँ उसके साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया जा रहा था। हालांकि उस फीनिक्स ने अपना काम शुरू करते समय किसी भी तरह की अनिच्छा या हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लूक्रेस ने हेनाली रिवाजों को पढ़ने में काफी समय बिताया और फिर उससे भी ज्यादा समय इस बात पर सोचने में लगाया कि हर रिवाज का क्या मतलब है और उसके पीछे क्या तर्क है।
शुरुआत में हेनाली जाति और साथ ही ओरिजिन क्षेत्र का एक छोटा सा परिचय दिया गया था। उसके बाद बाकी सब बस नियमों की एक सूची थी। लूक्रिस को इन नियमों से बहुत सारी जानकारी खुद ही समझनी पड़ी और बहुत सारे अंदाजे लगाने पड़े। और यह भी ध्यान रखना था कि ये ऐसे रिवाज थे जो सिर्फ उन प्राणियों पर लागू होते थे जिन्होंने दाव को छुआ था। सबसे पहला और जरूरी नियम यह था कि जिन प्राणियों ने दाव क्षेत्र को छुआ था उन्हें पूरे क्षेत्र में किसी भी सभ्यता के मामलों में सीधे तौर पर दखल देने से साफ तौर पर मना किया गया था, यानी वे अपनी क्षमताओं का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, चाहे वो सभ्यता कितनी भी मजबूत हो या कमजोर। दूसरा नियम यह था कि अगर उन्हें कोई निजी लड़ाई लड़नी हो तो उन्हें सबसे पहले अपने आसपास के ओरिजिन क्षेत्र को खुद ही स्थिर करना होगा। अगर उनकी वजह से क्षेत्र में कोई दरार पाई जाती है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुख्य जोर क्षेत्र की सुरक्षा पर है। लेकिन इसके बाद के रिवाजों से लूक्रिस को पता चला कि कोई भी चीज उतनी सीधी सादी नहीं होती जितनी वो दिखती है। कोई भी प्राणी जिसने दाव को छुआ हो, चाहे वो किसी समूह से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, उसे तुरंत किसी भी तथाकथित फ्यूगन हमलावर की मौजूदगी की सूचना देनी होगी और कुछ मामलों में उन्हें खत्म करने के लिए सीधे कार्रवाई भी करनी होगी। हालांकि इस बात की कोई व्याख्या नहीं थी कि ये फ्यूगन हमलावर कौन थे, लेकिन कुछ और नियम पढ़ने के बाद लूक्रिस इस नतीजे पर पहुंचा कि ओरिजिन क्षेत्र में भी एक बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा था। क्रिस्टल क्षेत्र के विपरीत जहां क्रेवन की उत्पत्ति संदिग्ध थी और वहां के स्थानीय नेताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम भी उठाए थे कि वे इतनी जल्दी न हारें, ओरिजिन क्षेत्र में फ्यूगन हमलावरों से देखते ही निपटना होता था और उन्हें दूसरे क्षेत्र से आए हमलावरों के तौर पर स्थापित किया गया था। कोई भी व्यक्ति जो फ्यूगन हमलावरों के साथ किसी भी तरह से जुड़ता है उसे हेनाली लोग तुरंत पहचान लेंगे और दुश्मन मानेंगे, और अगर वो कोई दाव लॉर्ड हुआ तो उसे क्षेत्र से ही निकाल दिया जाएगा। इस बात ने लूक्रिस के मन में खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि अगर कोई फ्यूगन हमलावर मेहमान बनकर उसके सराय इन में आ गया तो वह क्या करेगा। उसे नहीं पता था कि फ्यूगन क्या होता है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे मेहमान बनने में दिलचस्पी भी लेंगे। लेकिन इस बात से यह सच नहीं बदल जाता था कि कोई फ्यूगन मेहमान बन भी सकता था। उसे फ्यूगन के बारे में और ज्यादा समझने की जरूरत थी, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसे क्रिस्टल दायरे में मिली अनोखी चीज को खोजने के इनाम पर अपना हक जमाना था। वो इनाम एक दायरे का बीज था और इसकी मदद से सराय की जगह को एक अलग दायरे में बदला जा सकता था। इस तरह तकनीकी तौर पर वे अब ओरिजिन दायरे के अंदर नहीं रहेंगे। इसलिए अगर कोई फ्यूगन मेहमान बनकर आ भी जाता तो भी उसे ओरिजिन दायरे से निकाले जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब बात उन शक्तिशाली जीवों की आती थी जो कई दायरों के मालिक और नियंत्रक होते हैं, तो लूक्रिस को एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि उन्हें सराय ढूंढने में कोई मुश्किल होगी, भले ही सिस्टम उसे कितनी भी आसानी से क्यों न छिपा ले। आखिरकार सिस्टम ने यह पहले ही साबित कर दिया था कि वह चीजों को छिपाने में पूरी तरह से माहिर नहीं है। लूक्रिस पढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद आने वाले कई नियम कायदे धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमूर्त और लूक्रिस की समझ से बाहर होते चले गए। जो कुछ नियम लूक्रिस की समझ में आए वे काफी सीधे साधे थे। किसी नए ग्रह पर कब्जा करते समय बड़े पैमाने पर नरसंहार करना मना था। आत्माओं की खेती और वंश की खेती पर रोक थी, और ओरिजिन दायरे के अंदर रहते हुए किसी को भी डाउ लॉर्ड दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करने की इजाजत नहीं थी। संक्षेप में कहें तो ओरिजिन दायरा हेनाली नाम की एक जाति की निजी संपत्ति थी। हालांकि वे इस दायरे के मालिक थे, लेकिन इस दायरे के मामलों में उनका दखल ज्यादातर सीमित ही रहता था, और इस दायरे में रहने वाली दूसरी जातियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार फलने फूलने और फैलने की पूरी आजादी थी। वे बहुत कम अपराधों पर ही सख्ती बरतते थे, जैसे कि किसी जगह पर कब्जा करने के मकसद से बड़े पैमाने पर किसी जाति का सफाया करना, और ज्यादातर मामलों में उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कर रहा है। वे उन ज्यादातर जातियों या संगठनों के संपर्क में रहते थे जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके होते थे, और अगर इन फ्यूगन हमलावरों का खतरा एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाता तो वे उन जातियों को सुरक्षा भी मुहैया कराते थे। आखिरकार लूक्रिस ने पीछे की ओर टेक लगाई और अपने अगले कदमों के बारे में बड़े ही ध्यान से सोचने लगा। उसके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 4 दिन का समय था, लेकिन उससे पहले उसने अपना ध्यान उस लकड़ी के संदूक की ओर मोड़ा और अपने पत्र खोलने वाले चाकू से उसे छुआ। हेनाली प्रतिनिधियों द्वारा छोड़ी गई दूसरी चीजों की तरह ही खजाने का संदूक भी खुल गया और उसमें से एक तरह का मैकेनिकल गोला निकला। लूक्रिस अभी सोच ही रहा था कि यह गोला क्या है और उसे स्कैन करने के बारे में विचार कर रहा था, तभी सिस्टम ने कुछ कहा। नई सूचना, अपग्रेड करने लायक सामग्री मिली। क्या सिस्टम को मुफ्त में अपग्रेड किया जाए? अपग्रेड का विवरण, सराय को हेनाली पोर्टल तक हमेशा के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान करें। सराय से पोर्टल का इस्तेमाल करने पर जगह और उपयोगकर्ता का सारा अन्य डेटा छिपा रहेगा जब तक कि विशेष रूप से कुछ और न कहा जाए। पोर्टल का इस्तेमाल इनको ट्रैक करने या उसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। लूक्रिस ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और फिर जब उसे समझ आया कि क्या हुआ है तो वह हंस पड़ा। उसे इंटरनेट राउटर के बराबर की एक इंडस्ट्रियल चीज दी गई थी। उसने पहले भी हेनाली पोर्टल के बारे में सुना था और अपनी यात्राओं के दौरान उसे देखने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला, और अब वो मौका खुद उसके सामने आ गया था। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उस अपग्रेड को चुन लिया जिससे उसके सामने रखा हुआ यांत्रिक गोला गायब हो गया। सराय में होने वाले ज्यादातर अपग्रेड के विपरीत यह वाला तुरंत नहीं हुआ, जो लूक्रिस के लिए सुविधाजनक था क्योंकि इससे उसे अपने दूसरे काम निपटाने का समय मिल गया। हुआ यूं कि पूरा एक दिन बीत चुका था और वेल्मा फिर से हाजिर हो गई थी। इस बार उसके हाथ में एक और बाइंडर था। लूक्रिस ने अपना माथा मला क्योंकि उसे यह बात समझने में थोड़ा समय लगा कि पूरा एक दिन बीत चुका है। वो अपने कामों में इतना व्यस्त था कि उसे समय का जरा भी अंदाजा नहीं रहा था। फिर भी लूक्रिस ने उसके लिए समय निकाला क्योंकि पिछली बार दी गई उसकी जानकारी में बहुत सारी कीमती बातें शामिल थीं। इस बाइंडर में निबिरू ग्रह और उस पर हो रहे सभी बदलावों के बारे में जानकारी थी। एक अनोखी घटना के तहत जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, उस ग्रह का आकार असल में बढ़ गया था। गोल्डन हेयर नाम का वो स्लॉथ आलसी जानवर जिसे कथित तौर पर इस ग्रह की देखभाल करनी थी, एक बार फिर गायब हो गया था और दुनिया को अराजकता के गर्त में धकेल गया था। क्योंकि बहुत सारे जानवर म्यूटेशन से गुजर रहे थे और अचानक ही उनमें जबरदस्त ताकत आ रही थी, इसलिए हर कोई अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था।
और हर कोई चीजों की मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। इसके बाद पूरा का पूरा ग्रह कमोबेश अराजकता की चपेट में आ गया था। इस दौरान कुछ खास जानवरों ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की थी, जिनमें से एक था हव्वल एलियून, एक ऐसा सांप जिसने निबिरू के सभी समुद्रों को अपना इलाका घोषित कर दिया था। इसका जोरदार विरोध भी हुआ, लेकिन कोई भी उसकी तेजी से बढ़ती ताकत को रोक नहीं पाया। इसके अलावा बड़ी संख्या में इंसानों ने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी खुद की अनोखी ब्लडलाइन हासिल हो गई थी। और तो और टिफनी, वो लड़की जिससे लूक्रस की मुलाकात उसी ग्रह पर हुई थी, अपने खुद के प्रयासों से पूरी दुनिया में इंसानों के बीच कल्टीवेशन की तकनीकें फैला रही थी। असल में टिफनी को उस ग्रह पर इंसानों की नई नेता के तौर पर देखा जा रहा था, और कई जानवर उसे पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने या मारने में कामयाब नहीं हो पाया। जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, जोतुन एम्पायर के ऊंचे ओहदे वाले सदस्यों और निबिरू पर मौजूद कई जानवरों के बीच कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई थी। एम्पायर ने इस ग्रह पर जलपरियों के होने की खबरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। बदकिस्मती से जहां उनके पहले से मौजूद होने के कुछ सबूत तो मिले थे, वहीं कोई भी एक जिंदा जलपरी को ढूंढ नहीं पाया था। फिर भी एम्पायर ने जलपरी का पता बताने वालों के लिए कई इनाम रखे थे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी खास ध्यान रखा था कि वे ये साफ साफ बता दे कि वे जलपरी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक उसी समय जब लूक्रस ये सोच रहा था कि एम्पायर जलपरियों को इतनी अहमियत क्यों देता है, वेल्मा ने इसके बारे में और विस्तार से बताया। जाहिर है जलपरियां इंसानों का रूप ले सकती थी, हालांकि ये बात इतनी जरूरी नहीं थी। ज्यादा जरूरी बात यह थी कि एक इंसान और एक जलपरी का बच्चा हमेशा इंसान ही होता, लेकिन कभी कभी उसमें जलपरी का खून भी होता। इसकी पूरी जानकारी उसे भी ठीक से नहीं थी, लेकिन वह इतना जरूर समझ पाई थी कि एम्पायर जलपरियों में पाई जाने वाली एक खास तरह की ब्लडलाइन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था। लेकिन एम्पायर के कब्जे वाली सभी गैलेक्सीज में वे इस ताकत को कभी भी ढूंढ नहीं पाए थे। फिर भी उन्होंने किसी भी तरह से इस ताकत को हासिल करने की ठान रखी थी। लूक्रस ने बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनी, और इस तरह उसने इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाया, भले ही अभी वह एक समय में सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में जान पा रहा था। जब उसकी बात पूरी हो गई तो लूक्रस ने वेल्मा से पृथ्वी के बारे में जानकारी वाली फाइल ले ली, और काफी समय बाद लूक्रस विलियम्स के रूप में उस सराय में वापस आ गया। अब कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का समय हो गया था, जिस पर लूक्रस ने अपनी असली पहचान इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस पल से लेकर जब वह टेलीपोर्ट होकर मालो की पत्नी सोफिया के पास पहुंचा, उसे मेरी से कई नोटिफिकेशन मिल चुके थे, जिनमें ऐसे कामों के बारे में बताया गया था जिन्हें उसे ही निपटाना था। शायद ऐसा लग रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में इन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वे बस किसी तरह चीजों को संभाल पा रहे थे। यह एक ऐसा जहाज था जो सफर पर था और जिसके लीक को डक्ट टेप से ठीक किया जा रहा था। बदकिस्मती से एक कड़वी सच्चाई ये थी कि इनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड गिर गया था। इसमें लूक्रस की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह इनके विस्तार को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था जैसे जैसे ब्रह्मांड में इसकी मौजूदगी बढ़ रही थी। लेकिन कुछ ही महीनों में मेहमानों की संख्या कुछ हजार से बढ़कर कुछ मिलियन तक पहुंच गई थी। स्टैंडर्ड को बनाए रखना लगभग नामुमकिन था, खासकर लूक्रस के कल्टीवेशन लेवल की वजह से, जो एक समय में उसके द्वारा किए जा सकने वाले कामों की संख्या को सीमित कर देता था। उसके शुरुआती ऊंचे स्टैंडर्ड का एक उदाहरण बार्बरशॉप, गेमर्स डेन और बैटल एक्स जैसी अनोखी जगहों की मौजूदगी थी। ये कुछ सौ, शायद कुछ हजार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी से ज्यादा थे। लेकिन लाखों मेहमानों के साथ भले ही वे हर समय अपनी पूरी क्षमता से काम करते, फिर भी वे मांग के 1% हिस्से को भी पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से कि ऐसी दुकानों की नकल नहीं बनाई जा सकती थी, इनकी अनोखी पहचान कम हो गई। सच कहूं तो मेडिटेशन, ट्रेनिंग, हॉट टब वाले कमरे वगैरह अच्छे थे, लेकिन वे आम थे। मांग को पूरा करने के लिए लूक्रस को और भी अनोखे आकर्षणों और सुविधाओं की जरूरत थी। इसके अलावा सिक्योरिटी टीम और उसके दूसरे कर्मचारियों के कड़े कंट्रोल के बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोग इनमें बदतमीजी करने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लूक्रस और बाकी लोगों ने जो प्रदर्शन किए थे वे बहुत पहले किए थे। इसके अलावा जो लोग पहली बार वहां आ रहे थे, हो सकता है उन्होंने उनके बारे में सुना भी न हो। ठीक इन्हीं वजहों से लूक्रस ने फैसला किया था कि वो कुछ समय के लिए दूसरे ग्रहों पर नहीं जाएगा और आने वाले समय में सिर्फ इनको बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। इसकी तुलना में हेनाली असेंबली हालांकि अभी भी जोखिम भरी थी, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए लूक्रस वहां जा सकता था। फिर भी जहां ये सभी चिंताएं थी, लूक्रस को इनके बारे में पता था और उसने इन्हें ठीक करने की योजना पहले ही बना ली थी। हाँ, इसमें थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। ठीक इसी वजह से लूक्रस कुछ निजी मामलों को निपटाने के लिए थोड़ा समय निकाल सका, जैसे कि पृथ्वी से जुड़ा मामला। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले कुछ महीनों से इन में एक सेना चुपचाप जमा हो रही थी, और वह भी पूरी तरह से किसी की नजर में आए बिना। जब लूक्रस ग्रह एक्स 142 पर गया तो एक रहस्यमयी समूह ने वहां घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। उनका मकसद तो पता नहीं था, लेकिन उनके कामों से ऐसा लगता था कि वे या तो दिमित्री परिवार को अस्थिर करने आए थे या उनसे कुछ चुराने। दिमित्री परिवार, जो एक व्यापार उन्मुख परिवार था और जिसने X14 तारा मंडल के अधिकार 1000 साल के लिए खरीदे थे, ने उनकी घुसपैठ को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से भांप लिया था और उम्मीद से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। घुसपैठियों की कई टीमें पकड़ी गई या मार दी गई, लेकिन किस्मत भी अजीब चीज है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन ग्रहों को मिडनाइट इन से जोड़ा गया था। उन बची हुई टीमों में से किसी एक के हाथ सुनहरी चाबी लगने या अचानक प्रकट होने वाले सुनहरे दरवाजे से टकराने की संभावना बहुत ही कम थी। फिर भी ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही घुसपैठियों में से किसी एक सदस्य को इनकी असलियत समझ में आई, उसने यह बात सबको बता दी। नतीजा ये हुआ कि इस रहस्यमयी समूह ने ग्रह में घुसने के बाद सुनहरी चाबी का इस्तेमाल करके इन में टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया, और तब तक वहीं डेरा डाले रहे जब तक कि उन्हें खुद वहां से जाने की जरूरत न पड़ जाए। समय बीतने के साथ जिस गुप्त तरीके से वे काम कर रहे थे, उसकी वजह से 5000 से भी ज्यादा ऐसे घुसपैठिए ग्रह के अलग अलग रणनीतिक जगहों से होते हुए इन में घुस आए थे। जब सही समय आएगा तो वे वापस लौटेंगे और भारी तबाही मचा देंगे। इसके अलावा क्योंकि वे इतने लंबे समय से इन में रह रहे थे, उन्हें इन के बारे में बहुत गहरी और पूरी जानकारी हो गई थी, और इसलिए उन्होंने वहां कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की।
असल में इन में रहते हुए भी वे अपने बर्ताव को लेकर बेहद सावधान थे। वे एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि जितना हो सके अलग अलग बढ़कर रहते थे। वे वहां के माहौल में घुलने मिलने के लिए लेडी कॉस्मोस और अर्थ एक्सपो जैसे अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और अपनी मौजूदगी को और भी ज्यादा असली दिखाने के लिए इनके कुछ कर्मचारियों और मेहमानों से जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब से उनका यहाँ आना शुरू हुआ था, तब से पहली बार ग्रुप के कुछ सदस्य एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। हाँ सर, बस यही जवाब उसे मिला और उसे बस इसी की जरूरत थी। अब प्लान पर काम शुरू हो चुका था। इनको केंद्र बनाकर रची जा रही इस खतरनाक साजिश से बेखबर लूक्रिस सबसे मार्लो का इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने सराय में एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था और असल में वो वहीं हमेशा के लिए रहने लगा था। ये देखते हुए कि वहां सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उसका बेटा ही थे, लूक्रिस की राय में 2000 मेगापिक्सल्स प्रति रात वाले घर पर पैसे खर्च करना थोड़ा ज्यादा ही खर्चीला था। लेकिन फिर वो कौन होता शिकायत करने वाला। लूक्रिस इस बात से सचमुच प्रभावित हुआ कि सोफिया को मार्लो से मिलने की उसकी गुजारिश से कोई परेशानी नहीं हुई और उसने सीधे मार्लो को बुला लिया। आखिरकार एक मशहूर आदमी होने के नाते उससे मिलने की चाह रखने वाले बहुत से लोग होंगे। फिर भी वो सबसे इतनी आसानी से मिल लेता था। सच तो यह था कि मार्लो की नई नई मिली ताकत और सामाजिक नियमों की पूरी तरह से अनदेखी करने की आदत की वजह से ज्यादातर लोग उसके सामने आने से भी डरते थे, मिलने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए ये सचमुच एक बहुत ही अनोखी घटना थी। जब लूक्रिस ने आखिरकार उसे देखा तो उसने गौर किया कि वह पहले वाला विशालकाय आदमी अब धीरे धीरे अपने शरीर की कुछ मांसपेशियां फिर से हासिल करने लगा था। वही मांसपेशियां जिनकी वजह से वह पहले इंसान से ज्यादा एक राक्षस जैसा दिखता था। फिर भी अभी उसके शरीर पर जितनी मांसपेशियां थीं, वे इतनी ही थी जिन्हें आम इंसान समझ और स्वीकार कर सकते थे। अरे वाह, जरा देखो तो सही, मेरी क्लास छोड़ देने के बाद मेरे घर आने की हिम्मत किसमें हुई है। मार्लो ने अपनी जानी पहचानी पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहा। बदकिस्मती से अब जब उसके शरीर का आकार प्रकार सामान्य हो गया था, तो उस मुस्कान के साथ वह पागल नहीं बल्कि काफी हैंडसम लग रहा था। लूक्रिस ने बस कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरे अपार्टमेंट की तलाशी करवाई थी। मैं तुम्हारे पारिवारिक झगड़े में फंसना नहीं चाहता था। मार्लो, जो लूक्रिस के साथ मजाक करने का पूरा इरादा रखता था, अचानक वहीं जम गया। उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उसने मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो बड़े ही बेपरवाही से अपने नाखून फाइल कर रही थी। उसे तो इस बात से इनकार करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। अच्छा तो फिर दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि खुद को बचाने के लिए तुमने सबसे सही कदम उठाया। वहां से बहुत दूर भागकर, मार्लो ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। वो लूक्रिस के ठीक सामने बैठ गया और आराम से जम गया। न्यूयॉर्क वाले उसके पुराने अपार्टमेंट का उसका पुराना बटलर दूसरे कमरे से बाहर आया और नाश्ता पानी परोसने लगा। हालांकि मुझे यहाँ बैठकर पुराने अच्छे दिनों को याद करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। लूक्रिस ने मार्लो के सामने मेज पर बाइंडर रखा और कहा, तुम इसे एक गुजारिश मान सकते हो या एक एहसान, या शायद अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बाइंडर को फर्नांडा नाम की औरत तक पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मार्लो ने हैरानी से अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसे लूक्रिस अच्छी तरह याद था, क्योंकि लगभग 1 साल पहले उसके सौतेले परिवार ने उसे लूक्रिस पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया था। असल में लूक्रिस के जरिए ही मार्लो को पहली बार मिडनाइट इन के बारे में पता चला था और उसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका मिला था। उसके मन में लूक्रिस के लिए न सिर्फ अच्छी राय थी, बल्कि वो उसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक भी था। साफ जाहिर था कि उसके बारे में जितना दिखता था, उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ था। इसलिए अब जब उसने इतनी सीधे सीधे फर्नांडा का जिक्र किया, बिना कोई गोलमोल बहाना बनाए कि उसे ये नाम कैसे पता चला, तो वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गया कि उस बाइंडर में आखिर क्या है। बिना कुछ कहे मार्लो ने बाइंडर उठाया और उसे पलटना शुरू कर दिया। शुरू में तो वो इसे लेकर बेपरवाह था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी चौड़ी मुस्कान गायब हो गई और वह पूरी तरह से गंभीर हो गया। पृथ्वी पर चल रहे सभी झगड़ों के पीछे किसी छिपे हुए हाथ के होने की कहानी 1 साल पहले तक मार्लो के लिए इतनी अजीब और अविश्वसनीय होती कि वो उस पर यकीन ही न कर पाता। लेकिन अब उसे किसी भी बात पर कोई शक नहीं था। कुछ ही पलों बाद जब उसने एक खास झगड़े के बारे में पढ़ा, ठीक कहें तो उस झगड़े के बारे में जिसमें उसे अपने गोल्डन कोर की कुर्बानी देनी पड़ी थी और अपने ज्यादातर साथियों को खोना पड़ा था, तो उसकी आंखों में गुस्से की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वो घटना भी पृथ्वी पर कैदियों के तौर पर रखे गए लोगों के बीच चल रहे एक विश्वव्यापी शतरंज के खेल का ही एक हिस्सा थी। अगर पहले वो लूक्रिस की बातों को सिर्फ उत्सुकता से सुन रहा था, तो अब वो अचानक ही इस मामले में पूरी तरह से शामिल हो गया था। आखिर अब यह मामला उसके लिए बेहद निजी बन चुका था। क्या ये सब सच है? मार्लो ने वो सवाल पूछा जो जाहिर लग रहा था। हाँ, लूक्रिस ने कहा। उसके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। इसके अलावा ब्रह्मांड में उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वरना उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह पर, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, इस तरह कैदी बनाकर नहीं रखा जाता। उनकी साधना को सीमित करने के अलावा वे असल में आजाद हैं। शायद यहीं पर चूक हुई, जिससे इन लोगों को पृथ्वी के साथ अपनी मर्जी से पेश आने का मौका मिल गया। लूक्रिस ने कंधे उचकाए और कहा, जब तक ये लोग पृथ्वी के लिए मुसीबतें खड़ी करना बंद कर देते हैं, तब तक मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम ये जानकारी फर्नांडा को देते हो, तो कम से कम उसकी प्रतिक्रिया को समझने का यह एक अच्छा तरीका होगा। मुझे इस बात की आदत नहीं है कि अचानक पृथ्वी का कोई मालिक बन जाए, लेकिन अगर कोई है तो बेहतर यही है कि पहले उसे ठीक से समझ लिया जाए। मार्लो ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और वह अलग अलग फैसलों के नफे नुकसान पर विचार कर रहा था। उसने इन में चाहे कितना भी समय बिताया हो, यह एक अटल सच्चाई थी कि उसकी बुनियाद पृथ्वी पर ही टिकी हुई थी। इन में रहने के लिए उसे पैसे चुकाने पड़ते थे और उसकी आमदनी का जरिया निस्संदेह इसी ग्रह से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हाल ही में हुए अर्थ एक्सपो के बाद पृथ्वी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया था। हर चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंचने के लिए एक नई अंतरिक्ष दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अंतरिक्ष में खनन के काम की योजना बना रहे थे, जिसका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी के चारों ओर विशाल उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन बनाना था। दरअसल पृथ्वी और मानवता के इतिहास को देखते हुए बहुत से लोगों को यही उम्मीद थी कि अमीर और ताकतवर लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी निजी तरक्की पर ही लगाएंगे
और कमजोर व बेसहारा लोगों को एक बार फिर भुला दिया जाएगा, सिवाय उस समय के जब उन्हें समाज से बाहर निकालने या उनका तिरस्कार करने की बारी आएगी। लेकिन रोज सोसाइटी नाम का एक रहस्यमयी संगठन रातों रात सामने आ गया, जिसके पास असीमित संसाधन और पहुंच थी, और उसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पुनर्वास केंद्र, घर, स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, खेत और भी बहुत कुछ, ये सारी चीजें अचानक ही उस संगठन द्वारा उपलब्ध करा दी गईं। और वे उन सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते थे। सिर्फ 3 हफ्तों में बेघर लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी गायब हो गई। जो भी लोग कहीं और जाने को तैयार थे, उन्हें दूसरी जगह बसा दिया गया। उन्हें रहने के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई, खासकर ये देखते हुए कि उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा था, और उन्हें समाज में फिर से शामिल होने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। जाहिर है ये सब सोसाइटी की देखरेख में हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि इस सोसाइटी के पीछे कौन है, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो कि इसके बारे में जानकारी निकाल सकें, और नहीं किसी को यह समझ आ रहा था कि ऐसा करने के पीछे इस सोसाइटी का क्या मकसद था। किसी को भी, कम से कम उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जिनके पास काफी ताकत थी, ये यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी संस्था सचमुच निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। बहरहाल उन लोगों के सामने ये सारी बातें बेमानी थी जिनका मकसद ही अफरा तफरी मचाना था। अगर उन कैदियों से ठीक से निपटा न जाता तो पृथ्वी ने अब तक जो भी तरक्की की थी वो सब आगे चलकर किसी बड़े टकराव की वजह बन जाती। अपनी इच्छा के विपरीत ही सही, मार्लो ने आखिर पूछ ही लिया, अगर तुम्हें लगा कि फर्नांडा की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लूक्रस ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसी हालत में मैं भला और क्या कर सकता हूँ? शायद मैं उन कैदियों को खुद ही मार डालूं, लेकिन उससे वो असली समस्या हल नहीं होगी कि पृथ्वी पर एक बेरहम नेता का राज है। शायद ऐसी स्थिति में हमें ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि इस पूरे मामले की बागडोर किसके हाथों में होनी चाहिए। मैंने इस जोतुन एम्पायर के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। हो सकता है कि हम उन्हें इस ग्रह पर आने का न्योता दे सकें। मार्लो ने लूक्रस की इस योजना पर कोई टिप्पणी नहीं की और बस इतना कहा कि वो फाइल फर्नांडा तक पहुंचा देगा। हर पल होने वाले असहनीय दर्द से ध्यान न भटकने पर, जो आमतौर पर उसे परेशान करता रहता था, मार्लो असल में एक बहुत ही अनुशासित और समझदार इंसान था। बदकिस्मती से सालों तक उस दर्द के असर में पागलपन भरी हरकतें करते रहने की वजह से अब यह उसकी एक आदत सी बन गई थी। और लूक्रस के वहां से चले जाने के बाद उसके चेहरे पर जो चौड़ी सी मुस्कान खिली हुई थी, उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह एक बार फिर कुछ पागलपन भरा काम करने वाला है। दूसरी तरफ लूक्रस ने तो इस मामले के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने ग्रह पृथ्वी की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि उसके पास निपटने के लिए और भी बहुत सारे काम थे। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उसके मन में यह भावना भी घर कर गई थी कि जब उसने अपना घर बार छोड़कर उस सराय में डेरा जमाया था, तब से उसका एक हिस्सा उस सराय को ही अपना असली घर मानने लगा था, और पृथ्वी को वो बस एक और ऐसा ग्रह समझने लगा था जिससे उस सराय का कोई न कोई जुड़ाव था। जहां तक पृथ्वी पर रह रहे उसके परिवार की बात थी, लूक्रस ने बस अपना सिर झटक दिया। काफी समय से वो उनके बारे में सोचने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। असल में ठीक अपना ट्यूमर निकलवाने के बाद ही उसने अनजाने में उनके बारे में सोचना पूरी तरह से टालना शुरू कर दिया था। यह ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो काम में बुरी तरह फंसा हुआ था। खासकर एक काम ऐसा था जिसके बारे में वो काफी समय से सोच रहा था। वो किसी ऐसी जाति या किसी ऐसे अनोखे मेहमान की तलाश में था जिसे इस क्षेत्र में जन्मजात बढ़त हासिल हो, जबकि वो उन लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था जो पहले से ही मौजूद थे और इस काम के लिए काफी काबिल भी थे। वो खास तौर पर उस क्वेस्ट के बारे में सोच रहा था, एक न्यूज सर्विस शुरू करने का काम जो उसे 162वें चैप्टर में मिला था। नहीं, असल में वो उस क्वेस्ट के बारे में सोच रहा था जो उसे तब मिला था जब पृथ्वी पर गृहयुद्ध चल रहा था और वो ये जानने के लिए बेचैन था कि हालात कैसे हैं। वो सोच रहा था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसके पास जानकारी इकट्ठा करने का जन्मजात कौशल या क्षमता हो। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि अगर कभी उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पास अखबार सिस्टम हो तो वो इस भूमिका के लिए एकदम सही रहेगा। लेकिन इस काम को तब तक पूरी तरह से टालने का कोई मतलब नहीं था जब तक कि उसे वैसा कोई व्यक्ति न मिल जाए, खासकर तब जब उसके पास वेल्मा जैसी कुशल व्यक्ति मौजूद थी। जानकारी इकट्ठा करने की उसकी क्षमता ने उसे सचमुच हैरान कर दिया था, और यह आम लोगों के लिए उपलब्ध सामान्य जानकारी के दायरे से कहीं आगे की बात थी। वो ऐसी छिपी हुई जानकारियों को खंगाल रही थी जिनके बारे में तो खुद पृथ्वी के उच्च स्तरीय लोगों को भी पता नहीं था, और निबिरू के बारे में उसने जो कुछ बताया था उसकी तो बात ही छोड़िए। ये देखते हुए कि ये सिर्फ 2 बाइंडर थे, वो तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सैकड़ों अन्य बाइंडर में क्या क्या जानकारी छिपी होगी। वो इस काम के लिए पूरी तरह से योग्य थी, अब बस उसे वे जरूरी औजार देने थे जिनकी मदद से वो इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सके। लूक्रस टेलीपोर्ट होकर अपने ऑफिस में वापस आ गया, एक ऐसा ऑफिस जो उसे अब धीरे धीरे बहुत पसंद आने लगा था, और उसने वेल्मा को वापस बुलाया। वो बहुत उत्साहित होकर वहां पहुंची और उसके हाथ में एक और बाइंडर था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लूक्रस ने बोलना शुरू कर दिया। वेल्मा, जानकारी इकट्ठा करने की तुम्हारी क्षमता से मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूँ, और मैं तुम्हारी भूमिका पर फिर से विचार किया है। तुम्हें अब तक उच्च प्रबंधन में इसलिए रखा गया था क्योंकि मैं तुम्हें काफी लंबे समय से जानता हूँ और तुम्हें इनकी गहरी समझ है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह वो जगह नहीं है जहां तुम्हारे कौशल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। काफी समय से मैं एक समाचार एजेंसी शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उसे चलाने के लिए तुम एकदम सही रहोगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इसे जिस भी तरह से चलाना चाहोगी उसका पूरा नियंत्रण मैं तुम्हें दूंगा, और साथ ही मैं तुम्हारे कामकाज पर भी नजर रखूंगा। फिर जैसे जैसे तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा मैं तुम्हें लगातार सुझाव देता रहूंगा कि तुम अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकती हो। हाँ, वो बहुत ज्यादा जोश में आकर बोल पड़ी, जबकि उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, गॉसिप कॉलम। बहुत बढ़िया, लूक्रस ने मुस्कुराते हुए कहा, और काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वेल्मा को न्यूज सर्विस का हेड बनाकर यह क्वेस्ट पूरा कर लिया। क्वेस्ट पूरा हुआ, इनाम मिडनाइट न्यूज बिल्डिंग। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मिडनाइट न्यूज बिल्डिंग को मेन स्ट्रीट पर बना दिया, और इस तरह इनकी सबसे अनोखी स्ट्रीट में एक और चीज जोड़ दी। वो खुद और वेल्मा दोनों टेलीपोर्ट होकर नई बिल्डिंग का मुआयना करने और उसकी सारी खूबियां देखने पहुंचे।
यह एक लंबी आयताकार बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल थी। ग्राउंड फ्लोर एक पब्लिक एरिया था जहां दर्जनों काउंटर थे जहां मेहमान आकर अपनी पसंद की खबरें खरीद सकते थे। लूक्रस ने मन ही मन बिल्डिंग के सारे फंक्शन सोचे और वेल्मा को उनके बारे में बताने लगा। बिल्डिंग की सबसे आम खासियत ये थी कि वो तुरंत अखबार छाप सकती थी और उन्हें पूरे इन में तुरंत पहुंचा सकती थी। पहली मंजिल पर एक रिकॉर्ड रूम भी था जहां अब तक छपे हर अखबार की एक कॉपी हमेशा के लिए संभाल कर रखी जाती थी। इसके अलावा बिल्डिंग में एक इंटरव्यू रूम भी था जहां इंटरव्यू देने वाला अगर कोई झूठ बोलता तो इंटरव्यू लेने वाले को तुरंत लेकिन चुपके से पता चल जाता। लूक्रस को जितनी उम्मीद थी उसके मुकाबले बिल्डिंग में कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जो बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें खुद ब खुद ढूंढ सके। खबरें ढूंढने और उन्हें इकट्ठा करने का सारा काम बिल्डिंग में रखे गए पत्रकारों को ही करना पड़ता। लेकिन एक ऐसी खासियत थी जिसने वेल्मा को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया, हालांकि लूक्रस को उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। वो था एडवाइस कॉलम, सलाह देने वाला कॉलम। हालांकि लूक्रस ने वेल्मा से कहा था कि वो उसे न्यूज सर्विस अपनी मर्जी से चलाने देगा, फिर भी उसने उससे पूछा कि उसकी क्या योजनाएं हैं और उसे किस तरह की मदद चाहिए। वेल्मा को यह पद मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उसने पहले से ही एक विस्तृत योजना बना ली थी कि वो क्या करना चाहती है। हालांकि यह एक न्यूज सर्विस थी लेकिन इसका केंद्र मिडनाइट इन था, इसलिए वे जो भी खबरें प्रकाशित करते वे इनके आसपास ही केंद्रित होती। असल में वो वैसे भी कोई पूरा अखबार निकालने की योजना नहीं बना रही थी। वेल्मा ने दिन में एक बार एक पन्ने का न्यूज़लेटर निकालने की योजना बनाई थी जिसमें घटनाओं और हादसों का विवरण होता, साथ ही इनके खास मेहमानों और कर्मचारियों की कहानियां भी होती। स्वाभाविक रूप से इसमें एक विशेष घटनाएं अनुभाग भी होता जिसमें यह बताया जाता कि इनसे जुड़े किसी भी लोक में कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही है या नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वह दूसरे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करेगी। बस बात इतनी थी कि अगर किसी को कोई ज्यादा विशेष जानकारी चाहिए होती तो उन्हें मिडनाइट न्यूज की इमारत में आकर वहां उपलब्ध सामग्री खरीदनी पड़ती। जाहिर है वेल्मा सर्वज्ञ नहीं थी, इसलिए उसके लिए हर समय सब कुछ जानना संभव नहीं था, लेकिन वो इस काम में जितना ज्यादा समय बिताती उतनी ही वो इसमें माहिर होती जाती। इसके अलावा उसके पास बाइंडरों में जो भी जानकारी थी उसे सीधे एजेंसी के भंडार में जोड़ा जा सकता था। लेकिन उसी समय लूक्रस को एहसास हुआ कि अगर सारी खबरें समान रूप से बांट दी जाएं तो इससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आखिर कुछ जानकारी काफी संवेदनशील होती है। इस मामले में उसने वेल्मा से कहा कि वह जानकारी को 2 श्रेणियों में बांट दे और जो जानकारी ज्यादा संवेदनशील हो उसे केवल इनके कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि खुद लूक्रस के लिए या शायद उन अन्य लोगों के लिए जिनकी उसमें रुचि हो। बेशक उन्हें भी इसके लिए भुगतान करना पड़ता, हालांकि उन्हें कुछ छूट मिल जाती। लेकिन स्वाभाविक रूप से यूं ही खबरें इकट्ठा करना और सक्रिय रूप से खबरें इकट्ठा करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए वेल्मा को मदद की जरूरत पड़ती, लेकिन लूक्रस की उम्मीद के विपरीत उसने किसी नए कर्मचारी की मांग नहीं की। इसके बजाय उसने कहा कि उसे केवल अनीता की मदद चाहिए होगी, वही गर्भवती लिच जो अब इनकी कर्मचारी बन चुकी थी। लूक्रस ने उससे बहुत ज्यादा विस्तार से यह नहीं पूछा कि वो खबरें और जानकारी कैसे इकट्ठा करने की योजना बना रही है, क्योंकि यह साफ जाहिर था कि वो इस काम में माहिर है। इसके बजाय उसने उससे पूछा कि वह सलाह स्तंभ के लिए क्या करने का इरादा रखती है, क्योंकि उस विषय को लेकर वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही थी। सलाह वाला कॉलम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, न्यूज़लेटर का एक ऐसा हिस्सा होगा जहां इनमें आए मेहमान अपनी किसी भी समस्या के बारे में सलाह मांग सकते थे। वेल्मा को पूरी उम्मीद थी कि ये समस्याएं प्यार मोहब्बत से जुड़ी होंगी और वह इस कॉलम में आस्क रेचल शीर्षक के तहत उनके जवाब देगी। कोई भी व्यक्ति अपने निजी होलोग्राम के जरिए सवाल भेज सकता था और फिर वेल्मा उन सवालों को छांटकर अपनी मर्जी के मुताबिक उनके जवाब देती थी। लूक्रस को यह सब बहुत ही साधारण लगा, लेकिन फिर लूक्रस के पास तो जिंदगी भर का अनुभव था, जबकि वेल्मा अभी अभी 1 साल की होने वाली थी। वैसे इस बारे में बात करें तो लूक्रस ने काफी समय से सराय के साथ साथ वेल्मा और जेरार्ड के पहले जन्मदिन के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था और अब आखिरकार वो उस पर काम शुरू कर सकता था। वेल्मा को उसकी नई जिम्मेदारी के प्रति इतना उत्साहित देखकर लूक्रस को बहुत खुशी हुई और फिर वो न्यूज बिल्डिंग से गायब हो गया। वो अपनी टू डू लिस्ट में शामिल उन चीजों को तेजी से निपटा रहा था जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी, इसलिए जाहिर है वो अपनी इस रफ्तार को बनाए रखना चाहता था। इसके बाद उसने मिडनाइट टैवर्न से एक छोटा सा कंकड़ उठाया। यह कोई साधारण कंकड़ नहीं था, इससे निकलने वाला पानी लूक्रस की ताकत को कई गुना बढ़ा देता था। वो कुछ देर के लिए इस कंकड़ को गिफ्ट शॉप में जमा करवाने की सोच रहा था ताकि वो सिस्टम में इसके बारे में लिखी जानकारी पढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसने वो कंकड़ उठाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उस छोटे से पत्थर के बारे में उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला। नया नोटिफिकेशन, एक ऐसा अनोखा खजाना मिला है जो इनका एक मुख्य आकर्षण बनने लायक है। इस खजाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक नया कमरा बनाया जा रहा है। अनोखा खजाना, एक दैवीय चट्टान का डेट कोड टिप्पणी, एक ऐसा युग जो ज्यादातर लोगों की याददाश्त से भी कहीं ज्यादा पुराना है, जब साधारण से साधारण चीजों की भी पूजा की जाती थी। लेकिन इस युग में सराय जैसी भव्य और शानदार जगह की भी कोई पूजा नहीं करता। कितना बेकार युग है ये। नया कमरा खुल गया है। नया कमरा, बोल्ड श्राइन, चट्टान का मंदिर। शुरुआत में लूक्रस जो कुछ पढ़ रहा था उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन जब उसने वह हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था कि इससे तुरंत जहर फैलकर मौत हो सकती है, तो वह डर के मारे कांप उठा। उस पानी, या जिसे अब वह दैवीय तत्व के नाम से जानता था, को अपने शरीर में सोखकर उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। लेकिन फिर भी लूक्रस ने अपनी सहज वृत्ति के भरोसे ही उसे सोखा था। इसलिए कहीं न कहीं उसके शरीर को यह बात साफ तौर पर पता थी कि यह उसके लिए फायदेमंद है। मैरी, क्या इस जहर से बचने का कोई तरीका है? उसने पूछा, और साथ ही वो इमारत की खासियतों को और गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। शायद अगर आप इसे और अपग्रेड करें, लेकिन अभी तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि रिकवरी पॉड इस तरह के जहर का इलाज कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस बात का पक्का पता लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो इस जहर से पीड़ित हो और फिर उसे स्कैन करें। तो क्या हम सच में इसे सराय में जोड़ सकते हैं? लूक्रस ने चिंता से पूछा। उसे पक्का पता था कि अगर कोई मेहमान जिसने कोई नियम नहीं तोड़ा हो इनमें मर जाता है तो सिस्टम उसे गलत नजर से देखता है।
क्योंकि यह इमारत सराय ने ही दी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें बस ये पक्का करना होगा कि जो भी इसे इस्तेमाल करने की सोचे उसे पहले ही इसके खतरों के बारे में पता हो, और अगर कोई हादसा हो जाए तो सराय उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अभी भी हिचकिचाते हुए लूक्रस ने देखा कि उसे कमरा अपग्रेड करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। आखिर अब वो एक अमीर आदमी था, इसलिए वो बोल्डर श्राइन को सीधे कुछ बार अपग्रेड करने का खर्च उठा सकता था। बदकिस्मती से ये कमरा उस तरह से काम नहीं करता था। इस तरह के अनोखे कमरों को अपग्रेड करने के लिए लूक्रस को न सिर्फ एमपी में पैसे देने पड़ते थे, बल्कि उसे कुछ अनोखी चीजें भी देनी पड़ती थी। इस कमरे के मामले में उसे ऐसी चीज देनी थी जो उस मरे हुए दिव्य पत्थर के कोर के साथ मेल खाती हो, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो उसे कहां ढूंढने जाए। उसने एक पल सोचा, लेकिन फिर श्राइन को जोड़ने का फैसला किया। वो ये पक्का करेगा कि जो भी इसे ले उसे ठीक से चेतावनी दी जाए। साथ ही वो ये भी देखना चाहता था कि क्या श्राइन से निकलने वाला दिव्य तत्व उसके शरीर को बेहतर बनाने में उसकी मदद करता रहेगा। उसने श्राइन को इनहेरिटेंस लाउंज के ठीक बगल में रखा और किसी और के पहुंचने से पहले ही टेलीपोर्ट करके अंदर चला गया। कमरे के बजाय श्राइन में 4 खंभे थे जो इस तरह से लगे थे कि वे एक चौकोर बना रहे थे। वे सिर्फ पत्तों वाली बेलों से जुड़े थे जो हर खंभे के ऊपर से दूसरे तक जाती थी और बीच में लटकी रहती थी। बेलों ने एक प्राकृतिक पर्दा बना रखा था जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था जिससे कोई भी अंदर जा सकता था। श्राइन के बीच में एक छोटा सा बटबाथ था जिसके बीच में एक दिव्य पत्थर का मरा हुआ कोर पड़ा था। लेकिन अब फर्क यह था कि जहां पहले वो पत्थर मुश्किल से ही कोई नमी पैदा करता था, यहां तक कि काफी देर बाद भी, वहीं अब वो कंकर के आकार का कोर दिव्य तत्व पैदा कर रहा था। यह इतनी तेजी से नहीं हो रहा था कि बटबाथ जल्दी से भर जाए, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा तेज था। बिना किसी हिचकिचाहट के लूक्रस ने यह देखने के लिए फिर से अपनी उंगली उसमें डाली कि क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि दिव्य तत्व का यह स्तर अब उसके लिए किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद उसे इसके लिए एक कीमत तय करनी थी। अगर वो चीजें सामान्य तरीके से करता तो यह मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब लूक्रस ये सोच रहा था कि वह रेगिस को क्या दे सकता है, तो उसे एहसास हुआ कि एक मेहमान के तौर पर सब कुछ हासिल कर सकने के बावजूद एक कर्मचारी बनने के लिए सचमुच बहुत कम प्रोत्साहन थे। इसलिए अब चीजों की कीमतें, खासकर अनोखे मौकों की, अब उतनी सीधी सादी नहीं रहेंगी। डिवाइन एसेंस का इस्तेमाल करने के लिए एक मेहमान को 10 मिलीलीटर के लिए 10,000 मेगापिक्सल्स चुकाने होंगे। लेकिन साथ ही मेहमान का प्रेस्टीज लेवल भी कम से कम 3 होना जरूरी था। यह एक तरह का बंटवारा था जिसे वह कभी भी लागू कर सकता था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन अब वो इसे इस्तेमाल में लाने वाला था। आखिर कोई चीज जितनी ज्यादा एक्सक्लूसिव, खास होती है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। असल में उसने इनहेरिटेंस लाउंज के इस्तेमाल की शर्तें भी बदल दी। कीमत तो उसने 100,000 मेगापिक्सल्स प्रति बार ही रखी, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्त के तौर पर कम से कम लेवल 4 का प्रेस्टीज होना तय कर दिया। बेशक कर्मचारियों को प्रेस्टीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे जब तक पैसे चुकाते रहते तब तक सभी सुविधाओं का सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। हो सकता है कि ये देखने में ऐसा लगे कि इस बदलाव से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इस फर्क के साफ तौर पर सामने आने में बस थोड़ा समय लगेगा। आखिर प्रेस्टीज के शुरुआती कुछ लेवल तो पैसों से अनलॉक किए जा सकते थे, लेकिन बाद वाले लेवल नहीं। इनका प्रेस्टीज सिस्टम काफी समय से अनलॉक था, लेकिन पहले लेवल के बाद ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था। तब भी ऐसा ज्यादातर इसलिए था क्योंकि पहला लेवल फ्री था और इनमें आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप इसे पा लेता था। प्रेस्टीज एक का एकमात्र फायदा क्लार्क कैंट इफेक्ट वाले खास चश्मे का इस्तेमाल था। कोई भी उन्हें पहनकर अपनी शक्ल और एनर्जी सिग्नेचर को पूरी तरह से छिपा सकता था, जिससे वे इनमें एकदम सही भेष में आ सकते थे। यह एक ऐसा फीचर था जो सभी गेस्ट के पास था, और शायद यह इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर था। फिर आया प्रेस्टीज 2। इस लेवल को अनलॉक करने के लिए एक गेस्ट को 10,000 मेगापिक्सल्स खर्च करने पड़ते थे। यह एक ऐसा काम था जो शुरू में बहुत मुश्किल था जब प्रेस्टीज सिस्टम अनलॉक था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब एक रात के लिए एक छोटा सा गांव किराए पर लेने पर 15,000 मेगापिक्सल्स लगते हैं, जो आपको प्रेस्टीज लिमिट के अंदर रखेगा। लेकिन इस लेवल का एकमात्र फायदा यह था कि साल में एक बार बिना किसी सुनहरी चाबी या दरवाजे के तुरंत इनमें टेलीपोर्ट किया जा सकता था। सच में कुछ ऐसे हालात थे जिनमें यह फीचर काम का लग सकता था, जैसे अगर आपकी चाबियां खत्म हो गई हो या आप किसी जबरदस्त लड़ाई के बीच में हो और आपको अचानक कहीं और जाने की जरूरत हो। लेकिन उन बहुत खास हालात के अलावा यह फीचर बहुत कमजोर लग रहा था। इसके बाद प्रेस्टीज 3 आया। हालांकि इस लेवल पर अनलॉक किया गया फीचर टाइम सेंसिटिव भी था, लेकिन यह निश्चित रूप से ज्यादा आकर्षक था। यह लेवल यूजर को हर 10 साल में एक बार इनसे जुड़े किसी ग्रह पर सीधे ट्रेवल करने की इजाजत देता था। ये देखते हुए कि इंडस्ट्रियल ट्रैवल में सैकड़ों साल लग सकते हैं, खासकर गैलेक्सी के बीच ट्रैवल करते समय, इस फीचर की अपील काफी थी। ये कुछ हद तक बुरा था कि इनकी पहुंच अब तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ यह एक बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला फीचर बन गया। लेकिन इसके आकर्षण के बावजूद ये सिर्फ एक फीचर था। ये देखते हुए कि एक गेस्ट को इस लेवल को अनलॉक करने के लिए 100,000 मेगापिक्सल्स खर्च करने पड़ते थे, ये सस्ता और महंगा दोनों था। जिस किसी को भी ओरिजिन दायरे में लंबी दूरी तय करनी होती थी, उसके लिए ये बहुत सस्ता था, लेकिन बाकी सबके लिए ये बहुत महंगा था। इसके अलावा अगर कोई काफी ताकतवर नहीं है तो दूसरी दुनिया में जाना काफी रिस्क भरा हो सकता है, तो वे अपने घर के आराम और जान पहचान को क्यों छोड़ेंगे। ऐसे फीचर्स जिनका इस्तेमाल सीमित था, उनकी वजह से प्रिविलेज लेवल इनका लगभग भुला दिया गया फीचर बन गया था। लेकिन अब लूक्रस का इरादा इसके इस्तेमाल को बढ़ाने और कुछ फीचर्स को सिर्फ कुछ खास प्रेस्टीज लेवल पर ही उपलब्ध कराने का था। आखिरकार जबकि पहले 3 लेवल हासिल करना आसान था, प्रेस्टीज 4 के बाद से और भी ज्यादा पाबंदियां थीं। 4th प्रेस्टीज लेवल के लिए गेस्ट को 10 मिलियन एमपी खर्च करने के अलावा कम से कम नेसेंट लेवल की कल्टीवेशन में होना और इनमें कम से कम 1 महीना कमरा किराए पर लेना जरूरी था। जरूरतें आसान लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता गया वे धीरे धीरे और मुश्किल होती गई। साथ ही मुश्किल का लेवल बाद के फायदों से मैच करता था, जैसे कि प्रेस्टीज 4, जिससे गेस्ट को सभी इन सर्विस पर 5% डिस्काउंट मिलेगा और गेस्ट को हर 10 साल में एक बार इनके बाहर रहते हुए किसी भी इन फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की भी इजाजत मिलेगी।
इसका मतलब था कि वे दुनिया में कहीं से भी मेडिटेशन रूम, रिकवरी पॉड, हॉट टब रूम वगैरह की फैसिलिटी में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे जैसे लूक्रस ने और ज्यादा सर्विस जोड़ी, उनके इस्तेमाल की जाने वाली फैसिलिटी की संख्या भी बढ़ती गई। जैसे अब प्रेस्टीज 4 पर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे न्यूज बिल्डिंग से कुछ जानकारी ले सकता था, बिना इनमें आए और फिर खास जानकारी के लिए बिल्डिंग में जाए। इस बारे में बात करते हुए लूक्रस को अचानक एक आइडिया आया और उसने उसे वेल्मा को भेजा। न्यूज को 2 कैटेगरी में बांटने के बजाय, एक पब्लिक के लिए और एक सिर्फ इन स्टाफ के लिए, वो सेंसिटिविटी के अलग अलग लेवल बना सकती थी और कुछ जानकारी तभी उपलब्ध करा सकती थी जब गेस्ट एक खास प्रेस्टीज लेवल पर हो। हाँ, एक बार जब लूक्रस ने ऐसा सोचना शुरू किया तो उसके पास और भी आइडिया आने लगे। उसे याद आया कि सॉवरिन गैलेक्टिक कछुए ने किसी से पौधा उगाने के पैसे लिए थे। वो ग्रीनहाउस को छिपाने में इतना बिजी था कि वह भूल गया कि इसे एक सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अब भी मेहमानों को अपने ग्रीनहाउस में नहीं आने देता था, लेकिन उसने ग्रीनहाउस के चारों ओर के जंगल में इसका एक छोटा सा हिस्सा आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। फिर उसने एक ऐसी सर्विस बनाने का फैसला किया जिससे मेहमान ऐसे पौधे बेच सके जिन्हें उगाना मुश्किल हो, और सराय उनके लिए उन्हें उगाएगी, या वे इसे सीधे सराय को भी बेच सकते थे। लूक्रस को दुर्लभ पौधे इकट्ठा करने में दिलचस्पी थी क्योंकि वह अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहता था। कौन जानता था कि उसे कब कुछ काम का मिल जाए। काम की मुश्किल के हिसाब से पेमेंट और प्रेस्टीज लेवल बढ़ा दिया जाएगा। लूक्रस ने यह काम कछुए को सौंपा, लेकिन उसे शक था कि कछुआ इस काम को कितनी गंभीरता से लेगा, इसलिए उसने मैरी से उस पर नजर रखने को कहा। काम सौंपने के बाद लूक्रस पहले ही दूसरे कामों में लग गया था। अगर वह ध्यान देता रहता तो उसे पता चल जाता कि कछुआ ग्रीनहाउस के आसपास कहीं नहीं था, जैसा कि अक्सर होता था। इसके बजाय वो उस खाई के ऊपर खड़ा था जहां फायर टेम्पल था। उसकी आंखों में एक जुनून भरी चमक थी जब वह लावा के कुंड में बैले नीचे उतार रहा था। अजीब बात यह थी कि बैले गर्मी से जल नहीं रही थी, हालांकि जाहिर है वे सीधे लावा के संपर्क में कभी नहीं आई। जहां तक लावा पहुंचता था उसके शिखर के पास बैले खाई की दीवारों में घुस गईं और गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद काले रंग की पपड़ी वाली फफूंद उगने लगी, जो न केवल गर्मी से बल्कि टेम्पल की दिव्य चमक से भी पोषण ले रही थी। अपना प्रयोग सफल होते देखने के बाद कछुए ने सावधानी से एक और बीज निकाला। ये बीज उन 3 बीजों में से एक था जो लूक्रस ने उसे दिए थे। पहला बीज अपने आप खिल गया था जब इनके स्टार लेवल बढ़े थे, और वह वर्ल्ड सीड लोट्स बन गया था जो अब लूक्रस की पीठ पर रहता है। उसने बीज को नीचे उतारा, इस बार और भी ज्यादा सावधानी से, और उसे खाई में बो दिया, लावा के जितना हो सके करीब, लेकिन उसे छुए बिना। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फायर टेम्पल की ऑरा में उतार चढ़ाव आया क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा खींच गया था। लेकिन जितनी तेजी से वह गायब हुई उतनी ही तेजी से वापस भी आ गई, क्योंकि इन पर सिस्टम का नियंत्रण बहुत मजबूत था और उसने आभा के खींचने के हिसाब से खुद को तुरंत ढाल लिया। थोड़ी देर बाद खाई की दीवार से एक जली हुई डंडी निकली जो टेम्पल की ओर इशारा कर रही थी। उसकी बढ़त रुक गई, मानो वो सिर्फ टेम्पल की आभा के संपर्क में आने से ही संतुष्ट हो। लेकिन कछुआ बड़बड़ाया, साफ था कि उसे यह नतीजा नहीं चाहिए था। लूक्रस के ऑफिस में वापस आकर उसे कुछ समय के लिए अपना प्रेस्टीज लेवल बढ़ाना रोकना पड़ा क्योंकि किसी और जरूरी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया था। मार्लो ने फर्नांडा को बाइंडर दे दिया था। लूक्रस को यह इसलिए पता चला क्योंकि उसने बाइंडर के अंदर अपना एक बिजनेस कार्ड चुपके से रख दिया था। यह न केवल लूक्रस के लिए अपने बिजनेस कार्ड की उपयोगिता का परीक्षण करने का एक अच्छा तरीका था, बल्कि इससे उसे यह भी पता चल गया कि फर्नांडा इस जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। ये सिस्टम के डिजाइन में लूक्रस द्वारा खोजी गई एक खामी थी। मूल रूप से उसे कार्ड से संबंधित किसी भी चीज की जानकारी तब तक नहीं होती जब तक कि कोई उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करके उसकी चेतना के क्लोन को सक्रिय नहीं कर देता। लेकिन जब वो अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठा तो सिस्टम और सराय से उसका संबंध पूरी तरह से गहरा हो गया। इसमें अन्य बातों के अलावा उसके द्वारा दिए गए सभी बिजनेस कार्ड भी शामिल थे क्योंकि वे भी सिस्टम द्वारा ही उत्पन्न किए गए थे। फर्नांडा की बात करें तो अजीब बात यह थी कि मार्लो ने पृथ्वी पर फर्नांडा के एक प्रक्षेपण को बाइंडर सौंप दिया, लेकिन जैसे ही प्रक्षेपण गायब हुआ बाइंडर भी उसके साथ गायब हो गया। लेकिन लूक्रस जानता था कि बाइंडर कहीं किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर फिर से प्रकट हुआ जहां उसका असली शरीर था। लूक्रस ने अपनी भौहें उठाई, यह वाकई दिलचस्प था, उसे मानना पड़ा। वो चुपचाप और ध्यान से देख रहा था जब वह बाइंडर पढ़ रही थी, हालांकि वो उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं देख पा रहा था। या तो उसे चेहरे पर ठंडा भाव बनाए रखने की आदत थी या फिर उसे पहले से ही वो सारी जानकारी पता थी जो वो पढ़ रही थी। लूक्रस बस कार्ड के आसपास के वातावरण का अवलोकन ही कर सकता था, वरना वो कार्ड को सक्रिय करने के बारे में सोचने लगता। उसे वास्तव में ये जानना था कि चेतना कार्ड कैसा महसूस होता है, लेकिन उसके पास उसे कार्ड ढूंढने और अपनी ऊर्जा उसमें लगाने के लिए प्रेरित करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ मिनटों बाद उसने कार्ड ढूंढे बिना ही फाइल बंद कर दी और चली गई। लूक्रस को नहीं पता था कि वो कुछ करने की योजना बना रही है या नहीं, लेकिन वो पृथ्वी पर होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रखेगा। अगर उसने कुछ नहीं किया, खैर भले ही सराय का मालिक कुछ न करे, लूक्रस विलियम्स भी अब एक ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। लूक्रस ने पूरे एक दिन इंतजार किया, लेकिन फर्नांडा वापस नहीं आई, इसलिए उसे बिजनेस कार्ड ढूंढने का कोई मौका नहीं मिला। समय कम था और उसे इसकी क्षमताओं को आजमाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ये खुद ही करना पड़ेगा। जाहिर है वह किसी भी ग्रह पर किसी भी अनजान व्यक्ति को ढूंढकर उससे कार्ड एक्टिवेट करवा सकता था, लेकिन उसके पास एक बेहतर आइडिया था। समय कम था, इसलिए वो वहां बैठा नहीं रहा और इनसे टेलीपोर्ट होकर एक जानी पहचानी जगह पर पहुंच गया। उसने चारों ओर देखकर यह पक्का किया कि वह अकेला है, फिर एक खास दिशा में मुड़ा और होम स्वीट होम का इस्तेमाल करके सीधी लाइन में तेजी से आगे बढ़ गया। होम स्वीट होम एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल लूक्रस करता था। ये सीधी लाइन में बहुत ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि अगर कोई आम इंसान इसका इस्तेमाल करता तो उसे हवा के दबाव के कारण अपनी आंखें खुली रखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता। लेकिन अब जब लूक्रस की साधना फाउंडेशन रेल्म के शिखर पर पहुंच चुकी थी तो उसकी गति एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंच गई थी। असल में इस समय लूक्रस की गति उस सीमा को कुछ हद तक पार कर चुकी थी जिसे फाउंडेशन रेल्म के आम विशेषज्ञ हासिल कर पाते हैं। बेशक ऐसा इस तकनीक की अनोखी प्रकृति के कारण भी था, वरना किसी भी तकनीक का इस्तेमाल किए बिना उसके शरीर का एकमात्र ऐसा पहलू जो उसके रेल्म से कहीं आगे था वो थी उसके शरीर की मजबूती।
उन कामों के पीछे छिपी सावधानी या हिचकिचाहट की जड़ शरीर की चोट लगने की आशंका और उससे बचने की सहज प्रवृत्ति में थी। काफी हद तक लूक्रिस की रोजमर्रा की जिंदगी से ऐसी सभी सहज प्रवृत्तियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसे अगर कोई खतरा महसूस होता भी था तो वह केवल बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों से ही होता था। ऊंची जगहों से नीचे देखने पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। ज्यादातर तेज धार वाली चीजें उसे किसी पत्थर की तरह ही बेअसर लगती थीं। उसे पूरा यकीन था कि धरती पर इस्तेमाल होने वाली देखने में बेहद डरावनी बंदूकें भी अब उसे ज्यादा नहीं डरा पाएंगी। असल में अगर उसे अपने कामों के जरिए अपनी फाउंडेशन को और भी बेहतर बनाने की जरूरत महसूस न होती तो वह अब तक गोल्डन कोर रेल्म में प्रवेश कर चुका होता। उस स्थिति में उसकी सुरक्षा कवच और भी ज्यादा मजबूत होती। उसकी बड़ी हुई सुरक्षा कवच का एक साइड इफेक्ट ये था कि उसे एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता था जिससे वह जोखिम उठाने में ज्यादा सहज महसूस करता था, और ठीक यही काम वो इस समय कर भी रहा था। वो इस समय X142 में था और वह इन्फिनिटी एम्पोरियम लौट रहा था। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो एक छोटे से कस्बे में नहीं पहुंच गया। वहां उसने अपने इन वाले घर में जमा स्पिरिट स्टोन्स के विशाल भंडार में से कुछ का इस्तेमाल करके किसी से सीधे एक होवर कार खरीद ली। एम्पोरियम तक पहुंचने में उसे अपनी सबसे तेज रफ्तार से चलने के बावजूद काफी घंटे लग गए, लेकिन ये पूरी तरह से सार्थक था। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तब भी लूक्रस ने काफी कीमती चीजें खरीदी थी। असल में ठीक इसी पल उसे याद आया कि उसके पास कोई ताबीज या ऐसी ही कोई चीज थी जो कैमरों से उसकी पहचान छिपा सकती थी। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने उसे कहां रख दिया था, और इस पल तक तो वह ये भी भूल चुका था कि ऐसी कोई चीज उसके पास मौजूद भी है। ऐसा लगता था कि साधना भी आपको अपनी ही चीजें खोने से नहीं बचा सकती। वो उस जानी पहचानी इमारत में दाखिल हुआ और एक बार फिर इस बात से हैरान रह गया कि उससे पहले दर्जनों लोग अंदर गए थे, लेकिन अंदर पहुंचने पर वो वहां बिल्कुल अकेला था। दुकान में मौजूद एकमात्र दूसरा व्यक्ति वह जाना पहचाना पावल ग्रांट था, जो अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ काउंटर के पीछे खड़ा था। एक पल के लिए लूक्रस के मन में यह विचार आए बिना न रह सका कि कहीं यह एम्पोरियम किसी सिस्टम का ही तो हिस्सा नहीं है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग एक साथ अंदर जाएं, लेकिन अंदर पहुंचने पर उन्हें कोई फर्क महसूस न हो क्योंकि वे सभी अलग अलग कमरों में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में हेरफेर करने का यह तरीका निश्चित रूप से किसी सिस्टम की निशानी तो थी, लेकिन सच कहूं तो केवल इसी आधार पर उसके शक की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। आखिरकार कोई चीज अगर बहुत प्रभावशाली है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसे किसी दूसरे तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। प्रिय ग्राहक, आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दुकानदार ने लूक्रस को कल ही देखा हो, और ऐसा होना लाजमी भी था। लूक्रस ने उसे कुछ ऐसी प्रीमियम जानकारियां बेची थी जो आमतौर पर इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलती। यहाँ वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लूक्रस ने कहा, और साथ ही उसने वहां प्रदर्शन के लिए रखी चीजों पर एक नजर डाली। मुझे लगा कि शायद आप दोबारा यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने हमारी सूची को अपडेट करवा दिया था, दुकानदार ने कहा, और साथ ही उसने काउंटर के नीचे से एक किताब बाहर निकाली। पिछली बार इस ग्रह पर आमतौर पर जिस तरह की बिक्री होती है उसकी वजह से हम आपको सचमुच शानदार चीजें नहीं दे पाए थे, लेकिन अब मैंने एक प्रीमियम कलेक्शन का इंतजाम किया है जो ऑर्डर करने के महज एक दिन के अंदर ही आपको मिल सकता है। आखिर आपके पिछले लेन देन ने आपको लेवल 8 की मेंबरशिप का दर्जा दिला दिया है, इसलिए अब हमें आपकी जरूरतों का खास ख्याल रखना ही होगा। मुझे याद है कि अपनी पिछली खरीदारी के दौरान आप ऐसी चीजों में दिलचस्पी ले रहे थे जिनमें स्थानिक गुण हो। ऐसी सभी चीजें लेवल 7 की होती हैं और आमतौर पर इतनी कीमती होती हैं कि उन्हें इस तरह के लेवल 4 रेटिंग वाले ग्रह पर रखना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैंने फिर भी एक चीज यहाँ छिपाकर रख ली थी, इस उम्मीद में कि शायद आप कभी वापस आएं। दुकानदार अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए गर्व से फूला नहीं समा रहा था। हालांकि लूक्रस को इस बात पर शक था कि उस आदमी ने सचमुच यह उम्मीद की होगी कि उसे दोबारा इतनी शानदार डील करने का मौका मिलेगा। दुकानदार चाहे कुछ भी सोच रहा हो, लूक्रस तो उसका वो तथाकथित प्रीमियम स्टॉक पूरी तरह से खाली करने ही वाला था। लेवल के बारे में बात सुनकर उसे कुछ वैसी ही फीलिंग आई जैसी उसके अपने सिस्टम के काम करने के तरीके से आती थी, क्योंकि उसका सिस्टम भी मेहमानों को मेंबरशिप लेवल के बजाय प्रेस्टीज लेवल में बांटता था। लेकिन एक बार फिर यह तुलना इतनी मनमानी थी कि अभी इसके आधार पर कोई पक्का फैसला नहीं किया जा सकता था। मुझे खुशी है कि इस बार तुमने पूरी तैयारी कर रखी है, लूक्रस ने कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, क्योंकि इस बार मैं कुछ बहुत ही खास चीजों की तलाश में हूं और मुझे पहले से पता है कि मैं उनका पेमेंट कैसे करूंगा। अब अपनी काबिलियत दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दुकानदार ने बड़े उत्साह से उसकी बात सुनी। ऐसा लग रहा था कि लूक्रस उसके लिए एक बहुत ही लकी कस्टमर साबित होने वाला है। मेरे पास यहाँ एक कार्ड है, एक बिजनेस कार्ड। ये कार्ड एक रहस्यमयी रूप से शक्तिशाली इंसान का है जिसके बारे में माना जाता है कि वह डाउ लॉर्ड लेवल का है। अगर कोई अपनी स्पिरिट एनर्जी इस कार्ड में डालता है तो उस इंसान का एक टेम्पररी क्लोन सामने आ जाएगा जिससे कोई भी बातचीत कर सकता है। जिस इंसान की बात हो रही है वो स्वभाव से ज्यादा आक्रामक या झगड़ालू नहीं माना जाता, इसलिए उसका क्लोन बुलाने पर तुम्हें उसके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये कार्ड सिर्फ अगले 24 घंटों तक ही एक्टिव रहेगा। दुकानदार एक पल के लिए हैरान रह गया। कार्ड की समय सीमा कम होने की वजह से उसकी कीमत काफी कम हो गई थी, फिर भी इस तरह के कार्ड की अपनी अहमियत बहुत ज्यादा थी। जब वो अपनी हैरानी से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने काउंटर का दरवाजा खोला और लूक्रस को दुकान के अंदरूनी हिस्से में आने का न्योता दिया। आगे की बातचीत से पहले उस चीज की ठीक से जांच परख होना जरूरी था। लूक्रस ने पिछले कुछ महीने क्रिस्टल रेल्म में बिताए थे और इस दौरान उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। असल में सिर्फ उसी के अंदर ही कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसके सिस्टम में भी काफी बदलाव हुए थे। हालांकि उसके अंदर आया यह बदलाव उसकी शुरुआती स्थिति के मुकाबले बहुत बड़ा था, फिर भी यह इतना काफी नहीं था कि वह इस ब्रह्मांड के ऊंचे लेवल वाले लोगों के सीधे संपर्क में आ सके। जब वह क्रिस्टल रेल्म में था तो उस रेल्म की प्राकृतिक सीमाओं की वजह से उसके अंदर आए बदलावों को कोई भी पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि उस रेल्म में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो उस तरह के बदलावों पर नजर रख रहा हो जैसे बदलाव लूक्रस के अंदर आए थे। क्रिस्टल रेल्म से बाहर निकलने के बाद वो सीधे मिडनाइट इन में गया।
इस जगह पर डेस्टिनी लेवल का एक सुरक्षा कवच लगा हुआ था जो कर्म, किस्मत, जासूसी, भविष्यवाणी और इस तरह की दूसरी चीजों के असर को पूरी तरह से रोक देता था। इस तरह एक बार फिर, चाहे यह अच्छा रहा हो या बुरा, उसके अंदर आए बदलाव किसी की भी नजर में नहीं आ पाए। लेकिन जिस पल उसने एक्स 142 पर कदम रखा, उसकी आभा ओरिजिन दायरे के नियमों से गूंज उठी और एक लहर की तरह वो गूंज उस विशाल अनजान विस्तार में फैल गई। ओरिजिन दायरे के बेहिसाब बड़े आकार को देखते हुए कोई भी यही सोचेगा कि इस लहर को पूरे दायरे में फैलने में काफी समय लगेगा। लेकिन ये तो नियमों का मामला था, समय की एक ऐसी सूक्ष्म इकाई में जिसे लूक्रस चाहकर भी महसूस नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे कोई तुरही किसी स्वामी के आगमन की घोषणा करती है, लूक्रस में आए बदलावों की खबर उस दायरे के ताने बाने में ही गूंज उठी। इसका असल मतलब क्या था, ये समझाना इतना आसान नहीं था। हालांकि इसके परिणाम भले ही संख्या में कम थे, मगर बेहद महत्वपूर्ण थे। एक बहुत दूर स्थित ग्रह पर सेरीन विलियम्स अपनी बागी बेटी के बारे में सोचते हुए गहरी सांस ले रही थी। अगर वो घर पर कोई बॉयफ्रेंड ले आती या किसी और तरह से बगावत करती तो शायद चीजें कहीं ज्यादा आसान होती। लेकिन नहीं, उसे तो अपनी शान, गौरव और कुछ अन्य उतनी ही बेकार चीजों के लिए एक अंतर्गांगीय युद्ध में हिस्सा लेने जाना था। लेकिन इससे पहले कि उसके विचार और गहरे उतर पाते, पूरे ग्रह में एक जोरदार कंपन हुआ, जिससे ग्रह तुरंत ही दरक गया और उसके कई महाद्वीप पलक झपकते ही ढह गए। असल में अगर कुछ सुरक्षा फॉर्मेशन तुरंत सक्रिय होकर उस जगह को स्थिर न कर देते तो वह दरार सीधे ग्रह के केंद्र तक पहुंच जाती, जिससे ग्रह का केंद्र नष्ट हो जाता और एक ऐसा जोरदार धमाका होता जो इस ग्रह को महज उल्कापिंडों के ढेर में बदल देता। यह क्या हुआ? उसने तुरंत अपने पति के पास पहुंचते हुए पूछा। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। ऐसा करने की क्षमता केवल उसके पति में ही थी, लेकिन इस बात का कोई तुक नहीं बन रहा था। उसकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही थी, उसे इस तरह अपनी शक्तियों पर से नियंत्रण नहीं खोना चाहिए था। लूक्रस की खोपड़ी पर मैंने जो निशान बनाया था वो अब मिट चुका है। या तो लूक्रस अब जीवित नहीं है या फिर किसी ने उस निशान को मिटा दिया है। ये सुनते ही उसकी आंखों में खौफ भर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन उसके पति ने उसे दिलासा देने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अब जो भी करना था वह बहुत तेजी से करना था। टूटा हुआ ग्रह धीरे धीरे अलग अलग तरह की बनावटों के असर से खुद को ठीक करने लगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सतह पर सब कुछ ठीक था। अचानक आए इस बड़ी तबाही की वजह से अरबों जीव पहले ही मर चुके थे, जबकि लाखों और जीव मौसम में आए इस भारी बदलाव से प्रभावित हुए थे। लेकिन खुशकिस्मती से जो बनावटें ग्रह को ठीक कर रही थी, वे ग्रह का इलाज पूरी तरह से कर रही थी। इसलिए जो जीव शुरुआती कुछ खतरनाक पलों में बच पाए थे, उनके आगे भी बचने की बहुत ज्यादा संभावना थी। लेकिन सेरीन विलियम्स और उनके पति के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले तो ये ग्रह लूक्रस के पिता के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। आखिर जब उन्होंने अपनी साधना बिल्कुल शुरू से फिर से शुरू की थी, तो उन्हें सामना करने के लिए सही दुश्मन और पूरे करने के लिए मुश्किल काम चाहिए थे। इसलिए इस ग्रह पर, जो असल में जीवन के विकास के शुरुआती दौर में था, जानबूझकर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों को लाकर बसाया गया था। असल में यहाँ कई ऐसे जानवर भी थे जिनकी नसों में ड्रैगन का थोड़ा बहुत खून था और एक असली ड्रैगन भी था। इन सभी को इस ग्रह पर उस आदमी के लिए ट्रेनिंग के औजार के तौर पर कैदी बनाकर रखा गया था। खैर, तकनीकी तौर पर वह ड्रैगन अब इस ग्रह का रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसे बहुत पहले ही मार दिया गया था। आखिर इतने लंबे समय तक कैद रखने के बाद वे उसे आजाद नहीं छोड़ सकते थे। भले ही ड्रैगन अकेले रहना पसंद करते हों, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा घमंड होता है। और अगर कभी यह बात बाहर आ जाती कि किसी ड्रैगन को किसी इंसान की ट्रेनिंग के लिए कैदी बनाकर रखा गया था, तो विलियम्स परिवार की तो बात ही छोड़िए, पूरी इंसानियत को इसके बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता था। फिर से इस समय लूक्रस के माता पिता में से किसी को भी इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। लूक्रस के पिता ने जो खबर दी थी वह सबसे बुरी खबर थी। उन दोनों में से किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि लूक्रस के साथ कुछ भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक भविष्यवक्ता से भविष्य में झांककर लूक्रस की जिंदगी की दिशा का अंदाजा लगवाया था। उसने भविष्यवाणी की थी कि जब तक लूक्रस साधना से दूर रहेगा और साधना की दुनिया के बड़े असर से दूर रहेगा, तब तक वह 50 साल तक काफी हद तक सुरक्षित जिंदगी जिएगा। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपनी साधना की गति बढ़ाने और कुछ काम पूरे करने के लिए अपनी खुद की एक समय सीमा तय की थी। लगभग 1 साल पहले जब उन्हें पता चला कि लूक्रस ने साधना शुरू कर दी है, तो उन्हें सबसे बुरे की आशंका हुई और उन्होंने अपनी गतिविधियों की गति बढ़ा दी। जब उन्हें पृथ्वी पर मिडनाइट एंड की मौजूदगी की खबरें मिलने लगी, तो उन्हें उस दिन का डर सताने लगा जब लूक्रस खुद ऐसे मामलों में शामिल हो सकता था। अब ऐसा लग रहा था कि वह समय आ गया है। पृथ्वी पर किसी को भेजो जो लूक्रस का पता लगाए, अगर वे ऐसा कर सकें। लेकिन ये काम चुपके से करना, मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि वह किसी खतरनाक चीज में उलझ गया है और मैं किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना नहीं चाहता। और तुम्हारा क्या होगा? सेरीन ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। तुमने अभी तक नीलम स्लैश में महारत हासिल नहीं की है। उस आदमी लूक्रस के पिता ने एक पल के लिए माथे पर बल डाले और फिर ऐसा लगा जैसे उसने कोई कठिन निर्णय लिया हो। वहीं खड़े खड़े उस आदमी का ऑरा बदल गया। अगर लूक्रस उसे अब देखता और इस बात से उबर जाता कि उस तोंद वाले बूढ़े के अब गजब के एब्स बन गए हैं, तो वह पहचान जाता कि उसके पिता फ्लो की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। एक सेकंड बाद वह फ्लो की अवस्था से भी ऊपर उठ गया और उस ओवरड्राइव अवस्था में चला गया जिसे लूक्रस ने हाल ही में हासिल किया था। फिर वह उससे भी आगे निकल गया और जल्द ही ऐसा लगने लगा मानो पूरी दुनिया ही उसकी इच्छा के अनुसार झुकने लगी हो। अंततः एक अत्यंत संक्षिप्त क्षण के लिए वह एक ऐसे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया जिसने उसे ओरिजिन क्षेत्र के ताने बाने में हलचल मचाने की कगार तक पहुंचा दिया, ठीक उसी तरह जैसे लूक्रस ने अभी अभी किया था। हालांकि वह क्षण अधिक देर तक नहीं टिका, क्योंकि जिस पल उसने वह स्तर हासिल किया, उसी पल उस आदमी ने अपनी अभ्यास तलवार निकाली और जोरदार वार किया। कुछ ऐसा हुआ मानो कोई क्लिक बैठ गया हो। वह एक ही वार जिसमें महारत हासिल करने की वह वर्षों से कोशिश कर रहा था, इतना सरल हो गया कि वह उसके लिए सांस लेने जितना ही स्वाभाविक और सहज बन गया। उसकी शारीरिक मुद्रा, उसकी शक्ति, उसका वार करने का अंदाज और उसका इरादा, ये सभी एकदम परिपूर्ण थे। हॉल में एक लंबा चौड़ा काफी आकर्षक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में वाइन का गिलास और बाएं हाथ में एक किताब थी। उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे वह जोड़ा नजर आया, जिसे देखकर उसने अपनी एक भौं ऊपर उठा ली।
इसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पिताजी, लूक्रस के पिता ने कहा। वह उस कटे हुए स्थान में से ऐसे गुजरकर अंदर आया मानो वह किसी दरवाजे से ही अंदर आ रहा हो। सेरीन भी उसके ठीक पीछे पीछे चली आई, इस डर से कि कहीं वह कटा हुआ स्थान फिर से जुड़कर उन्हें एक दूसरे से अलग न कर दे। मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, मेरे बागी बेटे, उस हैंडसम आदमी ने कहा, उसकी आवाज में हल्की सी सख्ती थी। क्या कोई मुझे ये समझाएगा कि अचानक से हमारे फैमिली ट्री में 23 साल का एक पोता कहां से आ गया? जवाब देने के बजाय लूक्रस के पिता ने एक और सवाल पूछ लिया। उनकी आवाज में किसी का खून करने की जबरदस्त चाहत झलक रही थी। क्या कोई मुझे ये समझाएगा कि मेरी बेटी जंग पर क्यों जा रही है? उस हैंडसम आदमी को अपने बेटे का यह अंदाज देखकर हैरानी हुई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत ही साफ बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसका बेटा यानी लूक्रस के पिता हाथ में तलवार लिए हुए फैमिली ग्राउंड में दाखिल हुआ था। धत्तेरे की, पॉवेल ग्रांट इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसके गालों में लगभग दर्द होने लगा था। लगभग उसने न केवल कार्ड की सच्चाई की पुष्टि कर ली थी, बल्कि जिस पल उसने कार्ड को बिजनेस के डेटाबेस में डाला, किसी ने उसे इतनी शानदार कीमत पर खरीद लिया कि पॉवेल को बैंगल ऑफ नार्न की जानकारी के लिए मिले बोनस से कई गुना ज्यादा बोनस मिलने की उम्मीद हो गई। मिस्टर लूक्रस, नहीं, मेरा मतलब है सर लूक्रस, मुझे लगता है कि हम आपके कार्ड के लिए जो कीमत दे रहे हैं उससे आप बहुत खुश होंगे। बेशक, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बेझिझक उसका जिक्र करें और मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि जब तक वह चीज बाजार में मौजूद है मैं उसे आपके लिए हासिल कर दूंगा। आप पहले मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं? लूक्रस ने कहा, जो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। कोई सोच सकता है कि उसके पास इतनी सारी एमपी होने के बाद वह पैसे कमाने से ऊब जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये हमेशा बहुत शानदार महसूस होता था। सर लूक्रस, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी मेंबरशिप रैंक बढ़ाकर लेवल 9 कर दी गई है। ये सबसे ऊंची रैंक है जिसे कोई भी व्यक्ति एम्पोरियम के मालिक से खुद मिले बिना हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए उपलब्ध चीजों की सूची और भी बड़ी हो गई है। हालांकि अगर आप लेवल 9 की कोई चीज चुनते हैं तो उसे सीधे आपके कार्ड के बदले में ट्रेड कर लिया जाएगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर सकता हूं। लेकिन मैंने पहले से ही कुछ चुनिंदा चीजों की एक सूची तैयार कर ली थी, जिनके बारे में मुझे हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर लगा था कि आपको वे पसंद आ सकती हैं। सबसे पहले, आपकी मांग के अनुसार मैंने कुछ स्थानिक आइटम्स की एक सूची बनाई है, जिनका इंतजाम मैं अगले 10 घंटों के भीतर आसानी से आपके लिए कर सकता हूं। साथ ही मैंने उनके आकार भी बताए हैं। इसके बाद गैलुक्रेसी के सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा मांग वाले बीज और साथ ही अलग अलग ग्रेड के पौधों के लिए सबसे बेहतरीन खाद भी इस सूची में शामिल है। उसके बाद मुझे याद है कि आप अपनी पहचान को जाहिर होने से बचाने में खास दिलचस्पी रखते थे, इसलिए मैंने एक ऐसा अनोखा बैंगल हासिल कर लिया है जो भविष्यवाणी के जरिए होने वाली लंबी दूरी की ट्रैकिंग को तब तक रोकता है जब तक कि दूसरे व्यक्ति के पास आपका थोड़ा सा खून मौजूद न हो। फिर मैंने देखा कि आप एम्पोरियम की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में से एक फैंसी मोनोकल का बहुत पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए उसका सबसे नया वर्जन मंगवा लिया। कॉन्टैक्ट लेंस उद्धरण चिन्ह। वह आदमी अपनी लिस्ट के बारे में और बताता रहा, लेकिन लूक्रस एक पल के लिए तब चौंक गया जब उसने सुना कि उस आदमी ने क्या कहा था। क्या फैंसी मोनोकल सच में एम्पोरियम का ही कोई प्रोडक्ट था? लूक्रस को तो हमेशा यही लगता था कि यह उसके अपने सिस्टम ने बनाया है। अगर ऐसा नहीं था तो क्या इसका मतलब यह था कि सिस्टम से उसे जो भी चीजें मिली थी वे असल में पूरे ब्रह्मांड से चुराई हुई चीजें थीं? या फिर उसका पहले वाला अंदाजा सही था कि एम्पोरियम असल में किसी दूसरे सिस्टम का ही एक हिस्सा था और ये सिस्टम किसी तरह आपस में चीजों का लेन देन कर सकते थे बिना कोई बाहरी बदलाव दिखाए? लूक्रस ने पॉवेल पर ध्यान लगाया और अपने एक नए फीचर का इस्तेमाल करने की कोशिश की जिससे वह सराय के बाहर मौजूद लोगों को भी स्कैन कर सकता था। नाम पॉवेल ग्रांट, उम्र, लिंग, साधना का विवरण, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रजाति अज्ञात, मिडनाइट इन प्रेस्टीज लेवल 0, कभी सराय में नहीं आया। टिप्पणी, अगर आप अपनी आत्मा बेचना चाहते हैं तो यह आदमी आपको उसकी अच्छी कीमत दिलवा सकता है। प्रजाति अज्ञात, क्या वह इंसान नहीं था? इससे पहले कि लूक्रस ऐसे जरूरी सवालों पर और सोच विचार कर पाता, दुकानदार ने उसे उन चीजों की एक लिस्ट दिखाई जिन्हें वह अपनी नई और बढ़ी हुई रैंक के आधार पर खरीद सकता था। उस लिस्ट में सबसे ऊपर एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर लूक्रस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एम्पोरियम के खजानों की लिस्ट। नंबर 1, इतिहास मिटाने वाला हिस्ट्री वाइपर। अगर किसी की अचानक मौत हो जाती है तो ये कीमती खजाना उसके हर उस काम के सारे सबूत मिटा देगा जिन्हें वह छिपाकर रखना चाहता था। यह एडवेंचर करने वालों, बिजनेसमैन, आशिक मिजाज लोगों और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी हिनाली पोर्टल पर ब्राउजिंग हिस्ट्री थोड़ी संदिग्ध रही हो। हिस्ट्री वाइपर खरीदने के बाद बिना किसी खास वजह के लूक्रस ने जल्दी से लिस्ट देखी। दुकानदार ने उसके लिए जो चीजें रखी थी वे बहुत लुभावनी थी, लेकिन वह कुछ सचमुच कीमती चीजें भी देखना चाहता था। बदकिस्मती से वे चीजें जितनी भी दुर्लभ और शानदार क्यों न हो, सचमुच ऊंचे दर्जे की चीजें उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वे बहुत ऊंचे दर्जे के साधकों की साधना या जरूरतों में मदद करती थी। वैसे भी लूक्रस के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसका अगला ध्यान अपनी फाउंडेशन पूरी करने और गोल्डन कॉर रेल्म में अपनी यात्रा शुरू करने पर होने वाला था। इसलिए अब वह ऐसी चीजें लेना शुरू करेगा जो इनको गोल्डन कॉर साधकों को बेहतर ढंग से पालने पोसने में मदद करें और साथ ही उसे खुद भी। सबसे पहली चीज जो उसने ली वह एक स्पेशल बैंगल थी जिससे लूक्रस उसके अंदर चीजें जमा कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर उसके सामने सोने से भरा कोई संदूक हो तो वह उसे सीधे अपनी बैंगल के अंदर की जगह में टेलीपोर्ट कर सकता था, बिना उसके वजन से परेशान हुए या बिना किसी को उसे ले जाते हुए दिखाए। क्वीन हिल के पास भी ऐसा ही एक खजाना हुआ करता था और इससे लूक्रस को बहुत जलन होती थी, हालांकि उसे पूरा यकीन था कि उसके पास जो अब है वह क्वीन हिल वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। आखिर उसमें 5000 क्यूबिक मीटर जितनी बड़ी जगह थी। उसके बाद चाहे ये कितना भी अजीब क्यों न लगे, उसने फैंसी मोनोकल का अपग्रेडेड वर्जन ले लिया। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे यह जानना ही था कि क्या वे सचमुच एक जैसे थे या कम से कम एक ही तरह की टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। फिर जाहिर है उसने दूसरी बैंगल खरीदी जो उसकी पहचान छिपाने में उसकी मदद करेगी। उसके बाद उसने कुछ और लेवल 7 की चीजें खरीदी जो आखिरकार उसकी अपनी साधना में मदद करेंगी और उसके मेहमानों की भी, जाहिर है। एक खास तौर पर दिलचस्प चीज जो उसने खरीदी वह थी एक स्पिरिट स्टोन वेन सीड।
यह एक ऐसी चीज थी जो ब्रह्मांड से chaotic एनर्जी सोखकर स्पिरिट स्टोन्स के रूप में स्पिरिचुअल एनर्जी बनाती थी। जाहिर है, इससे पैदा होने वाली एनर्जी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था और वह मुश्किल से ही नासेंट स्तर के साधकों के लिए काफी होती, वरना पैसे कमाने वाली ऐसी जबरदस्त मशीन कभी बिकने के लिए बाजार में आती ही नहीं। फिर उसने तकनीकों का एक पूरा संग्रह खरीदा। उसका असली मकसद अपने लिए अलग अलग स्पिरिट तकनीकें हासिल करना था, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह साथ ही साथ इनकी लाइब्रेरी को भी किताबों से न भर दे। लूक्रस ने जिस भंडार की मांग की थी वह असल में इतना बड़ा था कि एम्पोरियम भी सारी किताबें एक साथ नहीं पहुंचा सका। आखिर बिजनेस कार्ड के पेमेंट में जितनी किताबें आ सकती थी उनकी गिनती करना भी मुश्किल था। इसके अलावा ये पक्का करना कि कोई तकनीक दोबारा ना आए इस काम को और भी मुश्किल बना देता था। यहाँ तक कि पाउल भी इस मांग की भारी भरकम मात्रा से परेशान हो गया था और आखिर में उसे लूक्रस से यह वादा करना पड़ा कि वह सारी तकनीकें एक साथ देने के बजाय हर महीने उसे नियमित रूप से कुछ तकनीकें देता रहेगा। इस छोटी सी तरकीब से लूक्रस को थोड़ा गर्व महसूस हुआ क्योंकि उसने आने वाले समय के लिए अपनी तकनीकों से जुड़ी समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया था। लेकिन लूक्रस ने एक और चीज खरीदी, एक ऐसी चीज जिसकी वह कई महीनों से तलाश कर रहा था। उसने क्रेवन जाति के बारे में जानकारी खरीदी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि एम्पोरियम के पास सच में क्रेवन के बारे में जानकारी मौजूद थी, लेकिन ये खुशी तब तक ही रही जब तक उसने उसे पढ़ना शुरू नहीं किया। उनकी जाति, उनकी संस्कृति, उनकी खूबियों और कमजोरियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट होने के बजाय उस जानकारी में ओरिजिन रेल्म में उनके इतिहास का सिर्फ एक सारांश दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे वे क्रिस्टल रेल्म में बर्ताव कर रहे थे, क्रेवन एक युद्धप्रिय जाति थी। उन्होंने कई आकाशगंगाओं में लगातार युद्ध छेड़े और कई जातियों के विलुप्त होने के लिए वे ही जिम्मेदार थे। शायद ये सिलसिला यूं ही चलता रहता, लेकिन जीतने की अपनी पागलपन भरी चाहत में उन्होंने माजू नाम की एक और बेहद ताकतवर और बेहद बदले की भावना रखने वाली जाति पर हमला कर दिया। एक बार हमला होने के बाद माजू ने क्रेवन जाति को ओरिजिन रेल्म से पूरी तरह मिटा दिया। उन्हें किस तरह मिटाया गया, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि ओरिजिन रेल्म में उस जाति का सामना फिर कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हाल ही में खोजी गई नई आकाशगंगाओं में भी नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरे रेल्म में जातियों के दोबारा प्रकट होने का एक सिलसिला चलता रहता था। यहाँ तक कि रेल्म के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग पड़े ग्रहों पर भी कई जातियां दोबारा प्रकट हो जाती थी, मानो वे खास तौर पर उसी ग्रह की मूल जाति के तौर पर विकसित हुई हों। ठीक उसी तरह जैसे पूरे रेल्म में अलग अलग ग्रहों पर इंसान बार बार प्रकट होते रहते थे। फिर भी उस जानकारी के मुताबिक उस घटना के बाद क्रेवन जाति का सामना फिर कभी नहीं हुआ था। खुद को रोक न पाने के कारण लूक्रस ने माजू जाति के बारे में भी जानकारी ढूंढ निकाली। जब उसने उनके बारे में पढ़ा तो वह ये जानकर हैरान रह गया कि उसका सामना पहले ही इस जाहिर तौर पर बेहद ताकतवर नस्ल से हो चुका था। असल में वे कभी पृथ्वी के मूल निवासी भी हुआ करते थे। बस बात इतनी थी कि अब पृथ्वी पर यह नस्ल विलुप्त हो चुकी थी। इसके अलावा उनके जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद इंसानों ने उन्हें जो नाम दिया था वह था टाइरानोसोरस रेक्स। जाहिर है, साधना के क्षेत्र में उन्हें जो जन्मजात बढ़त हासिल थी वह इतनी जबरदस्त थी कि वे इस क्षेत्र की 100 से भी ज्यादा आकाशगंगाओं पर राज करते थे। ये जोतुन साम्राज्य के आकार से कई गुना बड़ा था। क्योंकि उसे क्रावन के बारे में कुछ भी काम का नहीं पता चला, इसलिए उसने मार्जू के बारे में जानकारी इकट्ठा की और सराय लौट आया। अब असेंबली में सिर्फ 2.5 दिन बचे थे और वह अपना बिजनेस कार्ड आजमाने के लिए बेचैन हो रहा था। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक बड़े स्पेस स्टेशन पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चालू हुआ जिससे मेटल का एक चौकोर ब्लॉक दिखा। एक मैकेनिकल हाथ ने ब्लॉक को उठाया और उसे एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा और ब्लॉक को स्टेशन के पार उस जगह पर ले गया जो कमांड सेंटर जैसा दिखता था। एक ग्रे स्किन वाला जीव जिसका शरीर अलग अलग मशीनों से मिला हुआ था, कमजोरी से अपनी पीली आंखें खोली और मेटल ब्लॉक को देखा। हालांकि ऐसा लगा कि वह कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेटल ब्लॉक कट गया जिससे बीच में दबा एक पतला कागज का कार्ड दिखा। कार्ड स्पेसशिप में बहुत ही आम लग रहा था, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ था। फिर भी वह जीव जानता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। दर्द भरे चेहरे के साथ उसने अपनी कुछ स्पिरिट एनर्जी कार्ड में डाली, जिससे वह एक्टिवेट हो गया। एक बार जब एनर्जी कार्ड में डाली गई तो उसे अपनी जिंदगी मिल गई और वह अपने आप ही माहौल से एनर्जी लेने लगा। लूक्रस, जो अपने ऑफिस में बैठा था, उसके दिमाग में एक छोटी लेकिन तेज चुभन महसूस हुई, इससे पहले कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास एक और दिमाग है। हालांकि वह अभी भी अपने मुख्य शरीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं यूनिवर्स में उसका एक और रूप दिखाई दिया, जो इनमें बैठे लूक्रस के दिमाग या अवेयरनेस पर जरा भी असर डाले बिना पूरी तरह से अपने आप सोचने और बिहेव करने में काबिल था। कुछ पल बाद उस दिमाग ने भी एक पूरा लेकिन अलौकिक शरीर बना लिया। लूक्रस ने चारों ओर देखा और खुद को एक बहुत ही अंधेरे कमरे में पाया। उसने तुरंत देखा कि उसके सामने किसी तरह का चेहरा पूरी तरह से ट्यूब और मशीनों के ढेर में दबा हुआ लग रहा था, जो उसे जिंदा रखे हुए थे। लूक्रस ने तुरंत उस जीव से बात नहीं की, क्योंकि वह अपने नए क्लोन के फीचर्स की जांच करने में बिजी था। वह हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ लग रहा था और उसे धुंधला धुंधला पता चल रहा था कि उसका क्लोन कितने समय तक जिंदा रह सकता है। उसे लगा कि वह अपने क्लोन के होने को छोटा या लंबा कर सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट थी कि वह कितने समय तक जिंदा रह सकता है। साथ ही उसका क्लोन सिस्टम के सभी फीचर्स का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सक्षम लग रहा था। ये वह प्राणी नहीं था जो बोल रहा था, कम से कम अपने आप तो नहीं। आवाज पूरे स्पेसशिप में अलग अलग स्पीकर से आ रही थी, जैसे कि वह प्राणी खुद शिप में मिल गया हो। लूक्रस ने तुरंत जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उस प्राणी को देखा। जाहिर है, उसका शरीर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी समझ अभी भी एक्टिव थी। उसके सामने वाला प्राणी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वह उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अगर क्लोन अपनी ताकत छिपा ले तो ये सबसे आसान होगा। आखिर में उसने पूछा, तुम किस तरह की उम्मीद ढूंढ रहे हो? महामहिम, मैं मौत के करीब हूं, फिर भी मेरा मिशन अधूरा है। मेरी साधना इतनी पीछे चली गई है कि मुझे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि मेरी टेक्नोलॉजी अब मेरे शरीर को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अगर आप मुझे कुछ और समय जीने दे सकें तो मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लूक्रस ने एक भान उठाई, क्योंकि यह रिक्वेस्ट पूरी करना वाकई बहुत आसान था। आखिर उसे अभी अभी ऐसी चीज की इजाजत देने के लिए एक अपग्रेड मिला था। क्या आप जीना जारी रखना चाहेंगे, अगर यह सिर्फ एक आत्मा के तौर पर हो? उस जीव ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उससे अब तक का सबसे दर्दनाक सवाल पूछा गया हो, और फिर भी यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे देना था।